हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी ने आहान को डिनर पर इनवाइट किया था। वहाँ उसने आहान को ब्रेकअप करने के लिए कहा तो आहान एकदम दंग रह गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या वो सच में उसे ब्रेकअप करना चाहती है, पर उसकी इस बात पर मयूरी उसे कुछ नहीं बोल पाई। वो आहान को खुद से बिल्कुल दूर नहीं करना चाहती थी। आहान भी उससे बहुत प्यार करता था, पर उसे इतनी देर तक चुप देखकर आहान ने कहा, अब चुप क्यों हो? बोलो, क्या तुम अब मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती? क्या तुम्हारे लिए अब ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है, या तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती? पर अगर ऐसा है तो तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ, तुम गलत हो। तब मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तभी मयूरी ने जल्दी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। मैं सच में आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। हालांकि ये कहते कहते अभी भी उसकी आवाज़ कांप रही थी। फिर वो सिर झुकाकर बैठ गई। तभी वहाँ वेटर ने खाना सर्व करते हुए कहा, सर एंड मैडम, एंजॉय द फूड। पनीर टिक्का मयूरी और आहान दोनों की ही पसंद था। मयूरी ने उसमें से एक पीस उठाया और आहान की प्लेट में रखने लगी, पर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही आहान गुस्से से अपना सूट ठीक करते हुए वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो गया। पर तभी मयूरी ने आहान का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, आहान, भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है, पर कम से कम हम साथ में खाना तो खा ही सकते हैं। आहान ने अपनी गुस्से भरी नज़रों से मयूरी की तरफ देखा, पर बिना कुछ कहे और अपना हाथ खींचकर वो वहाँ से चला गया। अब तक मयूरी की आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो बहने लगे। मयूरी जल्दी से आहान को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगी, पर तभी उसके सामने माही चंदेल आ गई। उसने उसके पास आकर कहा, उफ, मानना पड़ेगा, आहान तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने जस्ट अभी उसे यहाँ से बाहर जाते हुए देखा। उस बेचारे का तो दिल ही टूट गया है। माही चंदेल पहले से ही वहाँ छिपकर उन दोनों पर नज़र रखे हुए थी। मयूरी ने खुद को संभाला और माही के सामने स्ट्रांग बनकर खड़ी हो गई। उसने माही की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जो चाहती थी मैंने वो सब किया। अब मुझे बताओ, सूजल कहाँ है? उसकी बात सुनकर माही ने कहा, ठीक है ठीक है, अब क्योंकि तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है तो मुझे भी जो कुछ पता है वो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। इतना कहकर उसने अपने बैग से एक एनवलप निकाला और मयूरी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम जो कुछ भी जानना चाहती हो वो सब इसमें है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, आहान को वहां देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो अपनी काली गहरी आंखों से उसे घूर कर देख रहा था। माही ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ ऐसा भी कुछ होगा। उसने अभी अभी आहान को मयूरी से नाराज होकर यहाँ से जाते हुए देखा था, तो पलक झपकते ही ऐसा क्या हो गया था कि वो वापस आ गया। शायद आहान मयूरी को खुद से अलग नहीं करना चाहता होगा, इसलिए वो उससे बात करने फिर से यहाँ आया होगा। हालांकि मयूरी का चेहरा तो माही की तरफ था और उसे नहीं पता था कि उसके पीछे आहान खड़ा है। माही ने मयूरी के हाथ तक एनवलप पहुंचने से पहले ही वापस खींच लिया। वो मयूरी की तरफ देखते हुए बोली, तुमने आहान के साथ ब्रेकअप तो कर लिया, पर क्या तुम सच में उसे छोड़ पाओगी? अपने पीछे खड़े आहान से अनजान मयूरी का ध्यान तो इस वक्त बस माही के एनवलप पर था। उसे लगा कि शायद वो अपनी बात से पीछे हट रही है, इसलिए उसने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, ऐसा भी क्या है उनमें जो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती? वो बहुत हैंडसम है, इसलिए तुम उसे डेट करना चाहती हो ना? पर मैं तुमसे पहले से उन्हें डेट कर चुकी हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उनमें कितनी कमियां हैं। माही ने हैरान होते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मयूरी ने फिर कहा, बकवास? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, बल्कि सच कह रही हूँ। और इतना ही नहीं, वो एक पत्थर दिल इंसान भी है। क्या तुम कभी भी किसी पत्थर दिल इंसान के साथ रह सकती हो? और हाँ, वो बहुत कंजूस भी है। यहाँ कपल्स एक दूसरे को भर भर कर गुलाब देते हैं, पर वो तो मुझे एक गुलाब का फूल तक नहीं दे सकते, वायडो कहीं का। माही खड़ी खड़ी उसकी बातें सुनती जा रही थी और स्माइल करते हुए आहान की तरफ देखते जा रही थी। उसने आगे कहा, तो इसका मतलब तुम इतने वक्त से बस आहान को झेल रही थी, इसलिए अब तुम उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती हो? पर मयूरी की नज़र तो अब भी उस एनवलप पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, यही समझ लो। अच्छा, मेरे बस एक लास्ट सवाल का जवाब और दे दो। अगर आहान तुमसे दूर ना जाना चाहे और तुम्हारे पास वापस आ जाए तो तुम क्या करोगी? मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, ब्रेकअप मीन्स ब्रेकअप, उसके बाद एक दूसरे को परेशान करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तुम्हारे सवाल ख़त्म हो गए हों तो क्या तुम मुझे वो एनवलप दोगी? इतना कहकर उसने मौका देखकर जल्दी से उसके हाथ से वो एनवलप खींच लिया।
माही हैरानी से उसे देखती रही, पर जैसे ही वह उसे खोल कर देखने लगी, उसे अपने पीछे किसी शख्स के खड़े होने का एहसास हुआ। उसे कुछ जानी पहचानी सी फीलिंग आने लगी थी। तभी उसने अपने सामने खड़ी माही के चेहरे की तरफ देखा, जो अजीब तरह से स्माइल करते हुए उसका मजाक बना रही थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, हान को अपने सामने देखकर दंग रह गई। इससे पहले वो उसे कुछ कह पाती, माही आगे आई और बोली, मिस्टर हान, क्या आपने सुना जो अभी अभी आपके बारे में मिस मयूरी ने कहा? कितने दुख की बात है। जिस लड़की से आपने इतना प्यार किया, उसे तो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। शायद अब आप मुझे बेहतर समझ सकेंगे। वैसे मैं आज भी आपका वेट कर रही हूँ। उसकी बात सुना हान ने एक नज़र उस पर डाली और फिर मयूरी को देखने लगा। जैसे ही मयूरी कुछ कहने वाली थी, माही एक बार फिर सच में बोल पड़ी, मयूरी, क्या तुम भूल गई? तुमने अभी अभी क्या कहा था? तुमने कहा था कि ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, और तुमने ये भी कहा था कि मिस्टर अहान अगर खुद भी तुम्हारे पास वापस आना चाहें, तब भी तुम उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं होगी। माही इस वक्त बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। अहान के चेहरे पर भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। माही को बस यही लग रहा था कि अहान अब वहाँ पर एक भी सेकंड और नहीं रुकेगा और फिर से गुस्से में यहाँ से निकल जाएगा। पर तभी अहान ने कहा, मयूरी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम अभी कुछ नहीं बोलोगी? अच्छा, जाने दो, पर तुम मुझे अभी मनाओ नाओ। मयूरी अभी भी उसी की तरफ ही देख रही थी। तभी उसने परी की तरफ अपने होठ काटते हुए कहा, मैं क्या बोलूं? मुझे तो आपकी इन गहरी काली आंखों से ही बहुत डर लग रहा है। अब आप खुद स्माइल कर दीजिए ना। अगर आप मुझे इसी तरह देखते रहेंगे तो आपकी फियोंसे की तो जान ही निकल जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? आहान ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं स्माइल बिल्कुल नहीं करने वाला। अभी तुम ही थी ना जो मेरे बारे में इतना कुछ कह रही थी। मयूरी ने माही के दिया हुआ इनवलप अपनी पॉकेट में डाल लिया और फिर किसी छोटे बच्चे की तरह आहान से चिपक गई। अगले ही पल आहान ने भी उसे तुरंत कसकर गले लगा लिया। उसके बाद मयूरी ने प्यार से आहान के गालों को खींचते हुए कहा, मुझे थोड़े ही पता था कि आप मेरे पीछे खड़े हैं। क्या आप थोड़ी देर बाहर वेट नहीं कर सकते थे? आपको इतनी जल्दी वापस आने को किसने कहा था? उसकी बात सुन आहान ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं वापस नहीं आता तो मुझे कैसे पता लगता कि तुमने मेरे बारे में क्या क्या कहा है? अब तो तुम्हारा मन भर गया होगा ना मेरी बुराई करके, या अभी भी कुछ बाकी है? मयूरी ने प्यार से कहा, किसने कहा मैं आपकी बुराई करना चाहती थी? अभी जब आप चले गए थे तो आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। देखिए, मेरी आंखों में तो अभी भी आंसू हैं। सच में मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर उसने अपनी आंखों से आंसू साफ करने की एक्टिंग करते हुए कहा, अगर कोई मेरी गर्दन पर चाकू रखकर मुझे आपके बारे में ये सब कहने को कहे तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? आपको शायद पता नहीं, पर मैं आपको बता दूं, आपकी बुराई भी सिर्फ मैं ही कर सकती हूं। अगर मेरे अलावा आपकी कोई भी बुराई करता है तो मेरा मन तो करता है कि मैं उसे जान से ही मार दूं। इस इन्वेलप में सुजल के बारे में इंफॉर्मेशन है। मेरे हाथों से ये इन्वेलप ना निकल जाए, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी आपके लिए वो सब कहना पड़ा। समझाई छे के रिपीट करूं? फिर उसने आहान को थोड़ा मनाते हुए कहा, अच्छा, अब जाने भी दीजिए ना आहान। माही भी अब तक समझ चुकी थी कि मयूरी और आहान ने मिलकर ये पूरा ड्रामा प्ले किया है। अब तक उसके चेहरे से स्माइल गायब हो चुकी थी और उसने गुस्से से कहा, मयूरी, तुमने मुझसे झूठ कहा। उसकी बात सुनकर आहान और मयूरी को ध्यान आया कि वहाँ उनके अलावा भी कोई और था। फिर मयूरी ने उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, मैंने तो बस वही किया जो मिस माही चंदेल ने मुझे करने को कहा, तो इसमें मैंने क्या झूठ बोल दिया? फिर उसने स्माइल करते हुए आगे कहा, आप ही तो चाहती थी ना कि मैं हान के साथ ब्रेकअप कर लूं, ताकि आप उन्हें परेशान होता हुआ देख सके। मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने आपकी जो भी शर्त थी वो पूरी कर दी, और ये बात तो आपने खुद आकर मुझे बताई थी, तो उसमें मैंने आपसे झूठ कहाँ बोला? उसकी बात सुन वो आगे कुछ नहीं कह पाई। अब तो हान और मयूरी एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ गए थे। उसने अपने मन में सोचा, मयूरी तो कह रही थी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, पर इन दोनों को देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग हुए हों। वो मयूरी को नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। तभी हान ने मयूरी को खींचकर पीछे कर दिया और खुद माही के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने खड़ा देखकर माही चंदेल घबरा गई। जब हान उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उसने घबराते हुए कहा, अहान, तुम तो जेंटलमैन हो। तुम जैसे इंसान पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने कितने सालों तक तुम्हारा पीछा किया, पर आज तक तुमने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं भी बस तुम्हें यही रियलाइज़ करवाना चाहती थी कि जब किसी का दिल टूटता है तो उसे कैसा फील होता है। फिर वो गुस्से से डाइनिंग टेबल की तरफ जाकर बैठ गई और बोली,
तुम दोनों सच में बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। इतना कहकर वो टेबल पर रखे खाने को खाते हुए बोली, तुम दोनों खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें ही नाटक करना नहीं आता, मुझे भी आता है। एक बार एनवलप खोल कर तो देखो, उसमें खाली कागज़ के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर मयूरी भी उसके सामने की चेयर पर आकर बैठ गई और स्माइल करते हुए बोली, मैंने जब तुम्हारे हाथों से वो एनवलप लिया था तभी उसे चेक कर लिया था, उसमें खाली कागज़ नहीं था। अब तक माही चंदेल भी हार मान चुकी थी। उसने डिसाइड किया कि अब वो उनके साथ बिना वजह का आर्गूमेंट नहीं करेगी। वो खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, अच्छा जाने दो, तुम लोग मेरे सामने वो एनवलप खोल सकते हो, और अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो मैं बता भी दूंगी। तुम लोग मेरी इस हेल्प को आज के इस डिनर की कॉस्ट से कम ऑफ कर लेना। अब तक अहान भी वहाँ चेयर पर बैठ चुका था। चाहे माही चंदेल जैसी भी हो, पर वो अपनी बात की बिल्कुल पक्की थी। उस एनवलप में सच में सुजल की फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और साथ ही उसमें एक एड्रेस भी था। मयूरी ने एनवलप में से पेपर देखते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम जानती हो कि सुजल कहाँ है, पर इसमें तो बस उसकी फैमिली का एड्रेस है। माही ने स्माइल करते हुए कहा, इसमें मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है और तुम्हारे काम की भी है। इसके बाद उसने मयूरी के हाथ में पकड़े पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस इन्फॉर्मेशन को कम मत समझो, तुम तो सुजल की दोस्त हो ना, तो क्या आज तक उसने तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताया है? मयूरी उसकी तरफ हैरान होकर देख रही थी। उसे ऐसे देख माही ने फिर कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर साफ पता लग रहा है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, पर यही तो क्वेश्चन है, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त होने के बाद भी उसने तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? नई जनरेशन से सुजल की फैमिली में सभी लोग मेडिकल फील्ड में थे और उन्होंने बहुत नाम भी कमाया था, पर इसमें ऐसी भी क्या बात थी जो वो तुमसे इस बारे में छुपाना चाहती थी, और इन सब को करने के पीछे उसकी क्या वजह रही होगी? मयूरी माही की बातें ध्यान से सुन रही थी। तभी माही ने आगे बताया, मुझे नहीं पता कि सुजल अचानक से कहाँ गायब हो गई, पर क्योंकि उसने कभी भी अपने पुश्तैनी घर के बारे में नहीं बताया तो मुझे लगा कि उसने छिपने की बेहतर जगह और कौन सी होगी, इसलिए मैंने तुम्हें ये एड्रेस दे दिया है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम आगे क्या करना चाहती हो? मयूरी बोली, पर मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? माही ने एक बार फिर उस पेपर को ध्यान से देखा और उसे अहान को दे दिया। उसकी बात सुन माही ने नाराज होते हुए कहा, तुम दोनों ड्रामे करते रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही ड्रामेबाज है। इस एड्रेस को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इसमें कुछ स्पेशल नहीं लग रहा? मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी अहान ने एड्रेस देखते हुए कहा, सुजल का पुश्तैनी घर माही के घर के बहुत करीब है। उसकी बात सुनकर मयूरी दंग रह गई। इसका मतलब माही और सुजल की फैमिली सच में एक दूसरे के पड़ोसी थे, और माही सुजल को बचपन से जानती थी। उसे ऐसे देख माही ने कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। उसने आगे कहा, इनफैक्ट अगर मैं सच हूँ तो जब मुझे ये पता लगा कि तुम दोनों सुजल को ढूंढ रहे हो तो मैं यहाँ कोलैबोरेशन का बहाना बनाकर आई थी ताकि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो अब तो एटलीस्ट मुझे कोलैबोरेशन से कुछ बड़ा ऑफर मिलना चाहिए। फिर उसने हान की तरफ स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर हान, इस एनवलप की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मीन्स मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अहान ने वो एनवलप मयूरी के बैग में रखते हुए कहा, प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर अलग अलग होते हैं। क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ जिसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा? इसलिए तुमने अभी अभी जो कहा उसे भूल जाओ। उसकी बात सुनकर माही उसे देखती रह गई। फिर वो अपने मन में बोली, कैसे लोग हैं ये दोनों, मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा ली, पर बदले में मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। फिर उसने मयूरी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भी बिल्कुल यही एक्सप्रेशन थे। माही ने एक और कोशिश करते हुए कहा, किसी की हेल्प को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे बदले में कुछ तो फेवर वापस मिलना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर हान ने गुस्से में कहा, क्या मुझे अभी भी ऐसे इंसान को फेवर करने की ज़रूरत है जो मेरा टूटा हुआ दिल देखना चाहती थी और मुझे और मेरी फियोंसे को अलग अलग करना चाहती थी? अब तो मयूरी भी बोल पड़ी, हाँ हान बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसने ही मुझे आपकी बुराई करने के लिए मजबूर किया था। इसकी वजह से अगर सच में आप मुझे छोड़कर चले जाते तो वैसे एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस के साथ कोलैबोरेशन करने से शनाया ज्वेलर को भी प्रॉफिट होने वाला है। मुझे लगता कि हमें इस बारे में एक बार फिर से बात कर लेनी ही चाहिए। मयूरी इस वक्त अपने मन में सोच रही थी, ये माही इतनी बुरी भी नहीं है और इसने जो भी किया वो अहान से गुस्सा होकर किया था, पर सच तो यही है कि इसने हमारी हेल्प की है, और अगर हम भी इस कोलैबोरेशन को कैंसिल कर देंगे तो इसे यही लगेगा कि हम ये सब कुछ इसे बदला निकालने के लिए कर रहे हैं। यही सोचकर वो जैसे ही माही से कुछ कहने लगी,
अहान बीच में ही बोल पड़ा। ओके, मैं तुम्हें एक चांस दे देता हूँ, माही ने तपाक से कहा। एक बार वादा करने के बाद आप मुकरेंगे तो नहीं? फिर वो अहान को देखकर स्माइल करने लगी और अपना बैग उठाकर बोली, मैं अभी जाकर अपनी टीम को बता देती हूँ कि हमें कल ही शनाया ज्वेलर्स से कोलैबोरेशन की बात करनी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। वहीं मयूरी को ये बात समझ नहीं आई कि अहान अचानक माही की बात मानने के लिए कैसे रेडी हो गया। वो कंफ्यूज होकर अहान को देखे जा रही थी। जब अहान ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने कहा, माही ने जो एड्रेस दिया है वो उत्तराखंड का है। वहीं माही की फैमिली का भी काफ़ी दबदबा है। हो सकता है सुजल का पता लगाने में हमें उसकी ज़रूरत आगे भी पड़े, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, तो क्या ये प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर को मिक्स करना नहीं हुआ? अभी तो आप कह रहे थे। पर इससे पहले कि मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती, अहान ने उससे कहा, मयूरी ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? उसकी बात सुन मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा वो सब जाने दीजिए। वैसे आपने थोड़ी देर पहले इतनी अच्छी एक्टिंग की ना कि मुझे सच में लगा कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं। मेरे तो आंसू निकलने वाले थे और आप मुझे ज़बरदस्ती ब्रेकअप करने को कह रहे थे। आहान, क्या सच में आप मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हैं? एक्चुअली माही ने मयूरी के फ़ोन पर एक ऐसी डिवाइस लगाई थी जिससे वो जो भी बात करती थी माही उसे क्लियरली सुन सकती थी और उसने मयूरी पर पूरी नज़र रखी हुई थी। मयूरी ने सोचा था कि रेस्टोरेंट जाते वक्त वो किसी तरह अहान को माही के बारे में सब बता देगी, पर अहान तो पूरे रास्ते ही अपनी आंखें बंद कर रेस्ट करता रहा और अगर मयूरी उसे कुछ भी बोलती तो माही को सब सुनाई दे जाता। उसने अहान को इशारे से उठाने की भी बहुत कोशिश की थी, पर अहान तो जैसे उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो कार में उसकी हथेली पर भी लिखकर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पर अहान ने उसका इशारा समझने की जगह उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया था। रेस्टोरेंट में भी उसने अहान को इंडिकेट करने की बहुत कोशिश की पर शायद अहान इसका इशारा समझ नहीं पा रहा था। मयूरी जानती थी कि माही वहीं छिप कर उन्हें देख रही थी, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक बार तो उसने अहान को डरते हुए ब्रेकअप करने को कह दिया था, पर जब लास्ट में खुद ही अहान ने गुस्से में उसकी आंखों में देखकर उसे ब्रेकअप करने को कहा, तब मयूरी को भी समझ आ गया कि अहान उसकी बात समझ चुका है। वो दोनों सच में एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते थे कि अब उन्हें अपनी बात समझाने के लिए शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उनकी आंखें ही एक दूसरे के दिल की बात समझ जाती थी। मयूरी की बात सुनकर अहान ने कहा, तब तो मुझे ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे कोई डरा हुआ बच्चा हो। तब मैं तुम्हें हक करना चाहता था, पर अगर तब मैंने ऐसा कर लिया होता तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। मुझसे और कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से चला गया। इतना कहकर वो मयूरी के बालों को प्यार से सहलाने लगा। उसने आगे कहा, पर तुम्हारा क्या? चलो इस बार तो हमने ये सब संभाल लिया, पर अगर फिर से कोई सुजल का इस्तेमाल करके तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने को कहेगा तो क्या तुम उसकी बात मान जाओगी? मयूरी ने तुरंत कहा, बिल्कुल मान जाऊंगी। और सिर्फ सुजल ही क्या, अगर कोई मुझे किसी और भी चीज़ के लिए कहेगा तब भी मैं मान जाऊंगी। समझाई छे कि रिपीट करूं? इतना कहकर वो अहान की तरफ देखकर अजीब तरह से स्माइल करने लगी, पर जैसे ही उसने अहान के मायूस चेहरे को देखा तो वो बोली, रिलैक्स अहान। अच्छा पहले आप मुझे ये बताएं, भले ही मैंने आपसे ब्रेकअप करने के लिए कहा हो, पर आपको मुझे ब्रेकअप करने के लिए हाँ करने की क्या ज़रूरत थी? उसने मुझे मजबूर किया था, आपको तो नहीं। अच्छा जाने दीजिए, पर मैं आपको बता दूं, अगर हमारा ब्रेकअप भी हो जाता ना, तब भी मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने देती और किसी न किसी तरह वापस मना लेती। और वैसे भी प्यार की डिक्शनरी में ऐसा कोई रूल नहीं है जहां एक बार ब्रेकअप हो जाने के बाद फिर से पैचअप नहीं किया जा सकता। मैं आपसे इस जन्म क्या अगले 7 जन्मों तक भी ब्रेकअप नहीं करने वाली। ये बात आप भी अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। समझाई छे कि रिपीट करूं? उसकी बात सुनकर हान ने भी उस प्यार से हक कर लिया। तभी उसने फिर कहा, तो अब तो आप मुझसे गुस्सा नहीं है ना? पर इससे पहले कि हान उसे कुछ कहता, मयूरी ने खुद ही नाराज़ होते हुए उससे कहा, पर यह मत समझिएगा कि हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। आपको मुझे बताना होगा कि आपने मुझे झूठ क्यों कहा था कि माही चंदेल को लड़कियां पसंद है। हान ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा माही चंदेल को लड़कियां नहीं पसंद? पर उसने तो मुझे यही बताया था। तब फिर मैंने ही गलत सुन लिया होगा। इतना कहकर वो वहाँ से ऐसे जाने लगा जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। पर फिर अचानक उसने उसके करीब आकर फिर से उसे चिढ़ाने के लिए स्माइल करते हुए कहा, अगर उसे लड़कियाँ पसंद नहीं तो इसका मतलब उसे लड़के पसंद है। बड़ी अजीब बात है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, अहान आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मुझे जवाब देना ही होगा कि आपने मुझे वो सब क्यों कहा था। तभी अहान ने कहा, मयूरी पहले हम कुछ ज़रूरी काम कर लें।
क्या तुम्हें अब सुजल की टेंशन नहीं हो रही? सबसे पहले हमें उसे ढूंढना जाना होगा। वो दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे से दूर रहे थे। मयूरी अब उससे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती थी, पर जो कुछ भी हुआ था वो उससे अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने कहा, अहान, क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? मीन, अब तक जितने भी सबूत मिले हैं वो सब मेरे खिलाफ हैं। उन्हें देखकर यही लगता है कि मैंने आपसे छिपकर परी को जन्म दिया और फिर उसे आपके पास छोड़कर चली गई। पर कान्हा जी की कसम, मुझे कुछ भी याद नहीं है और ना ही मेरे पास अपनी बेगुनाही प्रूव करने के लिए कोई सबूत है। क्या इन सब के बावजूद भी आप मुझ पर यकीन कर पाएंगे? मयूरी आज तक अहान से ये सवाल करने से डरती थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं अहान का जवाब उसका दिल न तोड़ दे। पर अब ब्रेकअप जैसे शब्द के बाद तो उसे अपना यह सवाल बहुत छोटा लग रहा था। उसकी बात सुन अहान ने कहा, झल्ली, क्या तुम मेरा जवाब नहीं जानती? क्या तुम्हें लगता है अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता तो क्या तुम इतनी इजीली रायजादा मैंसन छोड़कर जा सकती थी? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही था, पर पता नहीं क्यों तुम ये बात समझ नहीं पाई। उसकी बात सुन मयूरी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो कसकर अहान के गले लग गई। पर वो फिर से उसे शिकायत करते हुए बोली, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे वापस आने को क्यों नहीं कहा? उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, एक मिनट, क्या कहा तुमने? मयूरी, अब मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। मैंने तुम्हें वापस आने को कहा था पर तुम ही नहीं आई। मयूरी ने हैरानी से कहा, कब? मैंने तो नहीं सुना। अहान ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फ़ोन के नीचे एक नोट छोड़ा था और तुम उसे फेंक कर चली गई थी। उसकी बात सुनकर मयूरी को याद आया और बोली, ओह हाँ, मैं वो नोट देखने ही वाली थी, पर फिर मेरा फ़ोन बज गया और मैं जल्दी से वहाँ से चली गई। फिर कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही एक दूसरे के गले लगाए खड़े रहे। उसके बाद अहान ने रिया को उत्तराखंड जाने के लिए फ़्लाइट टिकट बुक करने को कहा। अगले दिन वो दोनों उत्तराखंड आ गए थे और वहाँ पहुँचने पर एक ड्राइवर उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर आ गया था। कार का ड्राइवर, जो उनके कहने पर उन्हें सुजल के पुश्तैनी घर ड्रॉप करने वाला था, वो अहान के पूछने से पहले ही उन्हें बताने लगा, त्रिपाठी परिवार इस शहर का सबसे ताकतवर परिवार है और वो लोग यहाँ एक जाना माना नाम है। कुछ साल पहले चंदेल परिवार भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उनकी मदद लेता था। एक पॉज लेकर उसने आगे कहा, हालांकि त्रिपाठी परिवार में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से चंदेल परिवार ने खुद को उनसे अलग कर लिया था। और जहाँ तक रहा सुजल का सवाल, तो उनका पूरा नाम सिस्टर सुजल भट्ट है। भट्ट परिवार यहाँ काफ़ी सालों से रह रहा था। उनके बारे में यहाँ काफ़ी अफवाहें भी फैली हुई थी। भट्ट परिवार का घर चंदेल परिवार के पास में ही है। हालांकि किसी कारण भट्ट परिवार के सभी लोग कुछ साल पहले कहीं चले गए थे और तब से ही उनकी पुश्तैनी घर खाली पड़ा है। कुछ ही देर में वो लोग सुजल के पुश्तैनी घर भी पहुंच गए। वो एक पुराने स्टाइल में बना हुआ घर था। ड्राइवर ने बताया, ये भट्ट परिवार का पुश्तैनी घर है, पर पता नहीं क्यों वो लोग अचानक एक रात सब छोड़कर यहाँ से चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि इनके परिवार के मुखिया ने सभी लोगों को देश की अलग अलग जगहों पर मेडिकल प्रैक्टिस के लिए भेज दिया है, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भट्ट परिवार के लोगों पर कोई श्राप था जिसकी वजह से वो सब एक ही रात में मर गए। वजह चाहे जो भी हो, पर यह जगह 3-4 सालों से ऐसे ही खाली पड़ी है। इस वक्त उनके साथ रिया भी थी। ड्राइवर चलते चलते उन्हें सब कुछ बता रहा था। उस घर के मेन एंट्रेंस पर जो लॉक लगा था वो इतने सालों तक बंद रहने की वजह से जंग खा चुका था और लॉक खुला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो, इसलिए गेट खोलने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। भले ही ये घर ओल्ड फैशन था, पर देखने पर यह काफ़ी बड़ा और सुंदर था। यहाँ पर भट्ट फैमिली भी लिखा हुआ था। उतने बड़े घर को देखकर साफ पता लग रहा था कि सुजल के परिवार की इस शहर में कितनी इज्जत थी। जैसे ही मयूरी अंदर जाने लगी, अहान ने उसे पीछे खींच लिया और कहा, कौन है वहाँ? मयूरी हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। वहाँ मयूरी और अहान के अलावा बस उनका ड्राइवर और रिया ही थे। तो फिर अहान ने किसे देखकर ये कहा। तभी रिया तुरंत भागकर इधर उधर देखने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे किसी के भागने की आवाज़ आई। उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, वहीं रुक जाओ। पर रिया जैसे ही वहाँ पहुँची, अपने सामने खड़े लोगों को देखकर हैरान रह गई। वो लोग देखने में कोई भिखारी लग रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ टाइम से वहीं रह रहे हों। वहाँ पर कुछ आधा खाया हुआ खाना और फटे पुराने कंबल भी एक कोने में रखे हुए थे। उन्होंने घबराते हुए कहा, हम चोर नहीं हैं, हम तो यहाँ बस कुछ दिन पहले ही रहने आए हैं। अहान ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या मेन गेट का दरवाज़ा तुम लोगों ने ही तोड़ा है? अपने सामने अहान जैसी पर्सनैलिटी वाले इंसान को देखकर वो लोग डर के मारे कांप गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमने वो ताला नहीं तोड़ा। जब हमने वो ताला पहले से टूटा हुआ देखा
तब हम लोग अंदर आए। हमने सोचा ये जगह काफ़ी दिनों से खाली पड़ी है, इसलिए हम यहीं रहने लगे। हम बस यहाँ इसी कोने में रहते हैं, अंदर कहीं नहीं गए। ड्राइवर ने कहा, सर क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये उनके बिना कुछ भी सच बोलने वाले हैं। उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये ताला खोलने इनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उस टूटे हुए ताले को देखकर साफ पता लग रहा है कि ये लोग किसी प्रोफेशनल ने तोड़ा है। फिर अहान ने मयूरी का हाथ पकड़ा और रिया और ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रहकर इन पर नज़र रखो, इन्हें यहाँ से भागने मत देना। इतना कहकर वो मयूरी और अहान घर के अंदर चले गए। इस वक्त मयूरी बिल्कुल चुप थी। उसे ऐसे देखकर अहान ने कहा, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मयूरी ने अहान की बाजू को कसकर पकड़ लिया। अहान पहले मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था, इसलिए उसकी बाजू भी बहुत टाइट और कसी हुई थी। मयूरी ने कहा, यहाँ सब कुछ बहुत डरावना है, मुझे डर लग रहा है। वो एक्चुअली मुझे भूतों से डर लगता है। उसकी बात सुन अहान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कहा, तुम्हें भूतों से डर लगता है? मुझे तो लगता है तुम्हें भूतों से नहीं, बल्कि भूतों को तुमसे डर लगता होगा। अहान ये जानता था कि मयूरी को कोई भूत वगैरह से डर नहीं लगता। वो ये सब सिर्फ उसके साथ आने के लिए कर रही थी। फिर मयूरी ने धीरे से कहा, इस जगह को देखकर मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अहान ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? तभी मयूरी कुछ कदम आगे जाकर लिविंग रूम को देखने लगी। उस रूम के दरवाजे पर काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी का लॉक लगा था। क्योंकि वो गेट लॉक था तो शायद अंदर भी कोई नहीं था। मयूरी अहान के पीछे पीछे जा रही थी और घर के बाकी हिस्सों को ध्यान से देख रही थी, पर उन्हें वहाँ सूजल कहीं दिखाई नहीं दी। वो लोग वापस आंगन में आ गए। घर के आंगन से बाहर की तरफ अहान ने कुछ भिखारियों को देखा। तभी अहान ने उन भिखारियों की तरफ देखते हुए कहा, क्या अब यहाँ आसपास में लोग आते जाते हैं? उनमें से एक भिखारी ने कहा, जी साहब, यहाँ से कभी कभी बहुत से लोग गुजरते हैं, तो कभी कभी एक या दो लोग ही गुजरते हैं। तभी रिया ने कहा, सर यहाँ गेट के पास ही एक सड़क है जो सिटी के सेंटर की तरफ जाती है, इसलिए यहाँ से लोग तो आते जाते ही रहते हैं। क्या हम अंदर के लॉक को खुलवाने के लिए किसी को बुलवाएं? रिया को अभी भी यही लग रहा था कि उन्हें उस लॉकर रूम में कोई न कोई सुराग जरूर हाथ लगेगा। उसकी बात सुन अहान ने नाराज होते हुए कहा, यह किसी और का घर है। अगर तुम बिना परमिशन के उसके घर का लॉक तोड़ोगे तो पुलिस तुम्हें जरूर अपने साथ खातिरदारी के लिए लेकर जाएगी। रिया ने कहा, सर इन लोगों का क्या करना है अब? अहान ने कहा, इन्हें तुम देख लो। इतना कहकर अहान मयूरी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। रिया भी उसके पीछे पीछे आ गई। वो जैसे ही वापस एयरपोर्ट के लिए यहाँ से जाने लगे तो कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें जोर से एक आवाज़ आई और उनकी कार अनबैलेंस्ड होकर खंबे से टकराने लगी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिया और कार को कुछ नहीं हुआ। अगर ड्राइवर आज सही टाइम पर कार को बैलेंस नहीं कर पाता तो इसमें बैठे सभी लोगों की जान चली जाती। अहान ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर लगता है कार का टायर पंचर हो गया है। फिर उसने कार से बाहर निकलकर कहा, पता नहीं किस बदमाश ने सड़क पर कीलें फेंकी हुई हैं। कोई भी कार यहाँ से गुजरेगी तो उसका टायर तो पंचर होगा ही। आजकल के लोगों को किसी की जान की परवाह ही नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर मयूरी जैसे ही उस ड्राइवर के पास जाकर देखने लगी, तभी उसने देखा पीछे से एक कार बहुत तेज़ स्पीड में उसकी तरफ आ रही है। अहान ने चिल्लाते हुए कहा, मयूरी। मयूरी अपनी तरफ इतनी स्पीड में कार आते देख इतनी घबरा गई कि आंख बंद करके वहीं खड़ी हो गई और वहाँ से हिल भी नहीं पाई। पर तभी अहान ने तेज़ी से मयूरी को अपनी तरफ खींचकर उसे गले लगा लिया और सड़क के दूसरी तरफ चला गया। वो कार तेज़ी से आगे चली गई। ये सब इतना फास्ट हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब तक उन लोगों ने कार की तरफ देखने की कोशिश की तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी रिया भागते हुए उन दोनों के पास जाकर बोली, सर क्या आप दोनों ठीक हैं? अहान ने मयूरी को कसकर पकड़े हुए था। जब उसने देखा मयूरी बिल्कुल ठीक है तो उसने कहा, हाँ हम ठीक हैं, तुम सबसे पहले पुलिस को कॉल करो। मयूरी ने कहा, मुझे इस कार का नंबर याद है। रिया ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। अहान रायजादा का नाम सुनकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई और उसने सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से कार को कुछ ही दूरी पर एक सड़क किनारे पकड़ लिया। पर उन्हें पता चला कि कार का ड्राइवर नशे में था और उसका अब तक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। फिर पुलिस उसे बाकी की पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। हो सकता था कि यह सच में बस एक कोइंसिडेंस ही हो। कुछ ही देर में कार के ड्राइवर ने कार का टायर चेंज किया और वो सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट में अंदर जाते वक्त मयूरी बोली, सूजल का पुश्तैनी घर सच में बहुत डरावना था। वहाँ से वापस जाते वक्त मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, पर थैंक गॉड मेरी जान बच गई।
फिर जैसे ही उसने अहान के चेहरे पर टेंशन देखी तो वो उसे देखकर स्माइल करने लगी और उसके गले लग गई। उसे ऐसे स्माइल करता देखकर अहान ने कहा, हाँ तुम थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, मुझे तुम इसी तरह स्माइल करती हुई अच्छी लगती हो, पर आज जो हुआ उसके बाद तुम हंस कैसे सकती हो? जरा अभी अपनी शक्ल तो देखो, अभी कुछ देर पहले तुम्हारी जान भी जा सकती थी, पर तुम अब भी कैसे झल्ले की तरह स्माइल कर रही हो? तुम सच में बहुत बड़ी झल्ली हो मयूरी। उसकी बात सुनकर मयूरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अहान उसकी तारीफ कर रहा था या उसका मजाक बना रहा था। उसने गुस्से में अपने गाल फुला लिए और उसे थोड़ा हटकर चलने लगी। जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे उतरने वाले थे तभी एक छोटा बच्चा भागता हुआ मयूरी की तरफ आने लगा। पीछे से उसके मॉम डैड उसे रुकने को कह रहे थे, इसलिए मयूरी ने अनजाने में ही उस बच्चे को पकड़ लिया, पर तभी उस बच्चे ने मयूरी को जोर से धक्का दे दिया। मयूरी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी, पर उसने जल्दी से रेलिंग पकड़कर खुद को संभाल लिया। जैसे ही मयूरी वापस से खड़ी होने लगी वो बच्चा फिर उसके पास आकर उसे तेजी से मुक्के मारने की कोशिश करने लगा, पर इससे पहले वो मयूरी को चोट पहुंचाता अहान ने पहले ही उसे पकड़ लिया। मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अभी भी घबराई हुई थी। अहान ने रिया से कहा, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करो। पुलिस का नाम सुनकर उस बच्चे के मॉम डैड और एक दादी वहां आ गए। तभी दादी ने उसके पास आकर कहा, ये तो बच्चा है, फिर इतनी सी बात के लिए तुम लोग पुलिस को क्यों बुला रहे हो? उन्हें ऐसे देख बच्चे के डैड ने कहा, आप चुप रहिए माँ, हमारे बच्चे को संभालने के लिए आप लोगों का थैंक यू और प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। जब मयूरी ने उस बच्चे के पिता को इतने आराम से बोलते हुए देखा तो मयूरी को भी लगा कि बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि उस बच्चे को देखकर ना जाने क्यों मयूरी को डर लग रहा था, और वैसे भी अब उनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। अहान ने गुस्से में कहा, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसकी बात सुनकर वो बड़ी औरत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, आप बेवजह क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? मेरे पोते ने जरा सा धक्का ही तो दिया था, पर आप सब लोग बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं तो बेवजह मेरे पोते को जेल भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं भी देखती हूँ आप अमीर लोग कैसे मेरे पोते को जेल भेजते हैं। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अहान से अपने बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो बच्चा भी वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर जैसे ही अहान ने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, वो बूढ़ी औरत ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए आते जाते लोगों से अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए कहने लगी, मेरे पोते ने जरा सा धक्का क्या दे दिया, ये लोग उसे पुलिस में देना चाहते हैं, प्लीज़ कोई हमारी हेल्प करो। उस औरत को रोता देखकर वहाँ भीड़ जमा हो गई और वो लोग आपस में बात करने लगे। बेचारी बूढ़ी औरत कैसे रो रही है, बच्चा ही तो है, टकरा गया होगा गलती से, और वैसे भी एयरपोर्ट पर तो हर दिन कोई ना कोई एक दूसरे से टकराता रहता है, इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात है। अरे भाई, अमीर लोग और उनकी अमीरी वाली बातें छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। मयूरी तुरंत अहान के पास आकर बोली, अहान छोड़िए ना, जाने देते हैं। अहान ने अभी भी उस शैतान लड़के को पकड़ा हुआ था। उसने कहा, मयूरी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे लगता है कोई फैमिली नहीं है ये। उसकी बात सुन मयूरी भी हैरान हो गई और उन लोगों की तरफ देखने लगी। वो दो लोग उस बच्चे के मॉम डैड बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो बूढ़ी औरत तेज तेज रोकर चिल्ला रही थी, लेकिन उसके मॉम डैड के चेहरे पर तो जरा भी टेंशन नहीं दिख रही थी। तभी अचानक भीड़ से किसी आदमी ने आकर उस बच्चे को उस बूढ़ी औरत को दे दिया और वो लोग जल्दी से वहाँ से चले गए। ये देखकर अहान ने गुस्से से अपना हाथ रेलिंग पर दे मारा। उसे इतना गुस्से में देखकर वहाँ खड़े लोग भी चल दिए। रिया ने भी अब तक पुलिस रिपोर्ट कर दी थी, पर पुलिस के ढूंढने पर भी वो शैतान बच्चा कहीं नहीं मिला। आज एक ही दिन में उनके साथ 2 हादसे हो चुके थे और दोनों बार ही उनका निशाना मयूरी थी। अहान अब मयूरी को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ तक कि जब वो वॉशरूम गई तब भी वो बाहर खड़ा रहकर उसका वेट करने लगा। मयूरी के वापस आने के बाद वो बोला, हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है, पर नेक्स्ट फ़्लाइट में हमें सीट मिल गई है, लेकिन उसके लिए हमें 1 घंटे वेट करना होगा। मयूरी मन ही मन उसके साथ हुए उन दोनों इंसिडेंट के बारे में सोचकर घबरा रही थी, पर वो अहान के सामने शांत रहने की कोशिश कर रही थी। अहान इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। उसका मूड ठीक करने के लिए वो बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे फिर भी एक अच्छी फीलिंग आ रही है। इतना कहकर वो अहान की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। मयूरी ने सोचा था कि वो अहान से कहेगी कि उसका साथ पाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है, पर अहान ने उसके मन की इच्छा पूरी नहीं होने दी। अहान ने तुरंत कहा, बस कुछ अच्छी, तुम्हें तो इस दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा फियोंसे जो है। मयूरी ने अपने मन में कहा, मैं कैसे भूल गई, इन्हें अपनी तारीफ के लिए किसी और की कहाँ ज़रूरत है।
उसके बाद वो दोनों उस हॉल में आ गए थे जहाँ से उन्हें प्लेन बोर्ड करना था। मयूरी एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई और आहान की तरफ देखते हुए बोली, क्या आपको कॉफ़ी पीनी है? पर आहान उसे जवाब देता उससे पहले ही उसने कहा, लेकिन मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है। फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो कि वो उसके लिए कॉफ़ी ले आए। आहान ने जब उसकी बात सुनी तो उसने कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। इतना कहकर वो उसके लिए कॉफ़ी लेने चला गया। मयूरी आराम से अपनी सीट पर बैठी रही, पर उसे बार बार ये फील हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे इस तरह इधर उधर देखते हुए रिया उसके पास आई और बोली, मयूरी, क्या आप ठीक हो? पर इससे पहले वो कुछ कहती, आहान वहाँ आ गया और मयूरी के परेशान चेहरे को देखकर तुरंत बोला, व्हाट हैपेंड? मयूरी ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे है। शायद मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई और आज की भी बहुत थकान हो रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। मयूरी ने कॉफ़ी पीते हुए कहा, क्या आप भी कॉफ़ी लेंगे? आहान ने कहा, नहीं, तुम पियो। इतना कहकर उसने अपनी गहरी काली आंखों से मयूरी के चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। वो जानना चाहता था कि क्या सच में कोई फिर से मयूरी को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। उसे अपने लिए इतना परेशान देखकर मयूरी बोली, आहान, क्या मैं अब आपको सुंदर नहीं लगती? इसलिए तो आप मुझे देखने की जगह ना जाने किसे ढूंढ रहे हैं। उसकी बात सुनकर आहान ने तुरंत स्माइल करते हुए कहा, मयूरी, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मैं रायजादा मैंसन पहुंचकर अपने रूम में ही दूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी शर्मा गई। जल्द ही बातों में एक घंटा भी निकल गया था और वो प्लेन में बैठ गए थे। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया तब जाकर मयूरी ने कहीं चैन की सांस ली। जब से वो यहाँ आई थी तब से ही वो उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मयूरी सोच रही थी कि अब वो फिर से आहान और परी के साथ रह सकेगी, पर आहान तो अभी भी किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे ऐसे देख मयूरी ने कहा, आहान, क्या आपको अभी सुजल के पुश्तैनी घर के बारे में सोचकर कुछ अजीब लग रहा है? सच कहूँ तो मुझे तो सुजल का पुश्तैनी घर बहुत डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में सुजल की फैमिली का कोई राज छिपा हुआ हो और उसके घर का जो मेन गेट था उसका भी तो लॉक टूटा हुआ था। जिसने भी ये काम किया होगा उसका या तो सुजल की फैमिली से कोई गहरा रिश्ता होगा या फिर उसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ होगा। आहान उसकी सोच से काफ़ी हैरान था। वो बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। मयूरी ने कहा, क्या आपको भी लगता है कि जो लोग सुजल के घर के आंगन में रह रहे हैं उन्हें सुजल के परिवार पर नज़र रखने के लिए किसी ने वहाँ पर रखा हुआ था? आहान वाकई उसके तेज दिमाग के बारे में सोचकर हैरान था। उसे मयूरी के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना था, पर उसे उसके मॉम डैड के बारे में ज़रूर जानना था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लड़की को जन्म दिया था जिसकी सूरत के साथ साथ सीरत भी किसी रानी की तरह थी और उसकी हर एक अदा और उसका अंदाज भी किसी रानी के जैसा था। आहान मयूरी के बारे में सोचता हुआ कहीं खो सा गया था। तभी उसे मयूरी की आवाज़ सुनाई दी, आहान, आहान। आहान ने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें उन आदमियों के बारे में क्या लगता है? क्या वो लोग सच में नाटक कर रहे थे? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो लोग सच बोल रहे थे। उनके आसपास की चीज़ों को देखकर और उनके बोलने के तरीके को देखकर मुझे तो यही लग रहा है। पर क्या तुमने उस छोटे से बॉक्स पर ध्यान दिया जो वो लोग छिपाने की कोशिश कर रहे थे? उसमें कुछ खाने के बिस्किट्स थे। इससे ये बात तो साफ है कि वो लोग वहाँ वैसे ही रह रहे थे, पर उनके अलावा कोई तो ज़रूर है जो सुजल के परिवार पर नज़र रखे हुए था। सुजल के घर के सामने एक सड़क है जहाँ से बहुत से लोग आते जाते हैं। क्या पता उसी भीड़ में छिपकर कोई सुजल के घर पर नज़र रख रहा हो। हाँ, अभी भी कुछ सोच रहा था। मयूरी के साथ साथ उसे भी ये लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर वो इंसान है कौन और उनका पीछा करने का उसका मकसद क्या हो सकता है? और मयूरी के साथ जो 2 बार हादसा हुआ वो क्या बस इत्तेफाक ही था या कोई जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? वापस आते आते रात हो चुकी थी। तभी मयूरी को याद आया कि माही की कंपनी के साथ होने वाले कोलैबोरेशन के डॉक्यूमेंट्स उसने सुजल के घर पर ही छोड़ दिए थे, इसलिए वह उन्हें वापस लेने के लिए जाना चाहती थी। पर आहान ने उसे मना करते हुए कहा, तुम उन डॉक्यूमेंट्स को सुबह भी ले सकती हो, इतनी रात को बेवजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन मयूरी को बहुत थकान महसूस हो रही थी। वो सुजल के घर से उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीधा ऑफिस चली गई। वो जैसे ही आहान के कैबिन की तरफ जाने लगी उन्हें बाबू भाई मिल गए और बोले, क्या हुआ मयूरी बहन, आपकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही और चेहरा भी थोड़ा उतरा उतरा लग रहा है, सब ठीक तो है? मयूरी ने बोला, नहीं बाबू भाई, सब ठीक है, बस कल किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो थक गई, पर अब थोड़ा ठीक है। बाबू भाई बोले,
तब ठीक है, पर अपना ध्यान रखा करो मयूरी बहन। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। मयूरी भी अहान से कोलैबोरेशन के बारे में बात करने के लिए उसके कैबिन में आई तो उसने देखा अहान अपने कंप्यूटर में कोई वीडियो देख रहा था। वो भी तुरंत उसके पास जाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। वो एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे की पहले वाली फुटेज थी, जहाँ सुजल अपनी टिकट चेक करवाने के लिए खड़ी थी। ये देखकर मयूरी बोली, क्या आपने ये फुटेज पहले नहीं देखी? अहान ने कहा, हाँ देखी है, पर मुझे कुछ और पता लगा है, इसलिए मैं इसे दोबारा देख रहा हूँ। फिर उसने वीडियो रोककर मयूरी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें कुछ काम था? मयूरी ने कहा, माही चंदेल ने कोलैबोरेशन की बात करने के लिए मुझे 1 घंटे में बुलाया है। मैं आपके पास इस डील का प्रॉफिट मार्जिन जानने के लिए आई हूँ, ताकि हमारी कंपनी को कोई लॉस ना हो। फिर उसने 1 सेकंड रुक कर आगे कहा, एक्चुअली मैं ये भी नहीं चाहती कि माही चंदेल को भी कोई नुकसान हो। उसकी बात सुनकर अहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, आई डोंट केयर, अगर माही को कोई लॉस होता भी है तो बट यस, अगर उसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला और वहाँ माही खड़ी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। तभी पीछे से रिया भागते हुए आई और बोली, सर मैंने मिस चंदेल को कहा था कि आप बिजी हैं, पर अहान ने कहा इट्स फाइन, तुम जाओ। अहान को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसने अभी अभी माही के बारे में जो कहा उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, क्या कुछ बहुत ज़रूरी बात है मिस माही? माही ने कहा, वो एक्चुअली मुझे पता है कि आप लोग सुजल के पुश्तैनी घर गए थे, इसलिए मैं उसी के बारे में पता करने आई थी। क्या सुजल का कुछ पता लगा? वैसे मैं तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही आई थी, पर फिर वो अहान की तरफ आई और बात बदलते हुए बोली, मेरा दिल तोड़ने के बदले क्या तुम मुझे कोई अच्छा प्रपोजल नहीं देना चाहोगे? अगर मैंने एक अच्छी डील फाइनल कर दी तो फिर मैं उसे अपने नालायक छोटे भाई के मुंह पर ले जाकर मारूंगी। अहान को कभी भी माही के फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसकी बात सुनकर उसने सिर्फ इतना कहा, ओके। उसकी बात सुनकर मयूरी और माही दोनों हैरान हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहान जो हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को अलग रखता था, वो आज इतनी ईजिली उसकी बात कैसे मान गया। अहान ने भी उनके एक्सप्रेशन देख लिए थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन माही की तरफ घुमाते हुए एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा, इस आदमी को तुम अपने शहर में ढूंढने में मेरी हेल्प करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की डील दे दूंगा। उस आदमी को देख मयूरी और माही दोनों ने हैरानी से कहा, यह आदमी कौन है? हालांकि अगले ही पल मयूरी पहचान गई और उसने कहा, यह आदमी तो उसी बच्ची का पिता है जो एयरपोर्ट पर मुझसे टकराया था। आपने कल की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा ली? नहीं, पर यह तो वही फुटेज है जब सुजल गायब हो गई थी। पर यह आदमी सुजल के आसपास क्या कर रहा है? फुटेज में देखकर साफ पता लग रहा था जिस दिन सुजल गायब हुई थी उस दिन वो आदमी लगातार सुजल पर अपनी नज़र बनाए हुए था। अहान की बात सुनकर माही ने हैरानी से कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या एक ही आदमी एयरपोर्ट पर 2 बार नहीं आ सकता? अहान ने कहा, पर यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने अपने कंप्यूटर पर उसे कुछ और फोटोज भी दिखाई। ये फोटोज और वीडियो देखकर साफ पता लग रहा था कि वो आदमी सुजल का पीछा कर रहा था। हो सकता था कि वो आदमी जानता हो कि सुजल कहाँ है, या ये भी हो सकता था कि सुजल के गायब होने के पीछे उसी का हाथ हो। अहान अपनी आंखें तिरछी कर अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, अगर हम इस आदमी को ढूंढ ले तो हमें सुजल का भी पता लग जाएगा। उसकी बात सुनकर माही के चेहरे के एक्सप्रेशन भी एकदम सीरियस हो गए। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानती। हमारी फैमिली के काफ़ी बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, पर वो सभी बिजनेस इंडस्ट्री के लोगों से हैं, और ये आदमी तो दिखने में गुंडा लग रहा है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प भी करना चाहूँ तब भी मैं शायद इस आदमी को उतना जल्दी नहीं ढूंढ पाऊंगी। ये सुन मयूरी ने कहा, सुजल को गायब हुए बहुत दिन हो गए हैं, अगर हमने उसे जल्दी ही नहीं ढूंढा तो कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब तक उन लोगों को यही लग रहा था कि सुजल अपनी मर्जी से कहीं छिपी हुई थी, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे बात कुछ और ही थी। क्या पता सुजल को इस बात का पता लग गया हो कि कोई उसका पीछा कर रहा था, इसलिए उसने उस दिन प्लेन में जाने का इरादा बदल दिया हो। और ऐसा भी हो सकता था कि उसके साथ अब तक कुछ गलत हो गया हो, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं लौटी थी। माही चंदेल ने कुछ याद करते हुए कहा, उत्तराखंड की त्रिपाठी फैमिली इस शहर की सबसे पावरफुल फैमिली थी। अगर ये बात कुछ साल पहले हुई होती तो मैं तुम्हारे लिए उनसे हेल्प मांग लेती, पर आज हम दोनों फैमिलीज़ के बीच का रिश्ता भी बदल चुका है। उसने कुछ देर रुककर फिर कहा, अगर गुंडों और गैंगस्टर की बात करें तो मुझे एक आदमी याद आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने सोलंकी फैमिली के बारे में सुना है या नहीं। एक टाइम था जब सोलंकी फैमिली का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हुआ करता था, पर फिर महेंद्र सोलंकी ने अपने प्यार के लिए अपना रास्ता बदल दिया था, और इस वक्त भी हमारे शहर के सबसे टॉप
मिस्टर महेंद्रा सोलंकी ही हैं। उन लोगों के लिए इस आदमी को ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सोलंकी फैमिली को हमारी हेल्प करने के लिए कैसे कन्विंस करूं। उसकी बात सुनकर अहान और मयूरी के दिमाग में तुरंत सुहाना का नाम आया। सुहाना महेंद्रा सोलंकी की इकलौती बेटी थी। भले ही ये बात किसी को ना पता हो, पर अहान और मयूरी सुहाना की असली पहचान के बारे में जानते थे। उन दोनों के मन में यही बात थी कि सुहाना से बेहतर कौन होगा जो मिस्टर सोलंकी को इस काम के लिए कन्विंस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत सुहाना को बड़े ध्यान से लेकर डाइनिंग रूम में आया था। तभी सुहाना का फ़ोन रिंग करने लगा, पर विक्रांत ने उसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने को मना कर दिया। विक्रांत सुहाना की बहुत ज़्यादा केयर करता था। वो हर रोज़ उसे दवाइयाँ अपने हाथों से देता था। उसे अपनी इतनी परवाह करते देखकर कभी कभी तो सुहाना को ये तक लगने लगा था जैसे वो उससे कुछ छिपा रहा है। जब विक्रांत ने उसे अच्छे से फ्रूट्स वगैरह खाने को कहा तो सुहाना ने उसे कहा, एक तो मैं पहले ही इतना कुछ खा रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे इतने सारे टॉनिक भी पिलाते रहते हो, और तुम्हारा वो काढ़ा उसे पीना ज़रूरी है क्या? उसकी बात सुनकर विक्रांत ने कहा, बस कुछ दिन और पी लो, जब तुम्हें पूरे सपने आने बंद हो जाएं, तब तुम इसे छोड़ सकती हो। अभी जब सुहाना के पास मयूरी का ही फ़ोन आया था, पर वो उठा नहीं पाई थी। उसने मयूरी को फिर से फ़ोन लगाया और उसकी बात सुनने के बाद उसे कहा, मयूरी, मैं सुजल को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं पता उन्हें इस बात का पता लगाने में कितना टाइम लगेगा, पर हाँ, मैं उन्हें थोड़ा जल्दी करने को कहूँगी। मैं अभी अपने डैड को कॉल करती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। विक्रांत उससे कुछ पूछता उससे पहले ही वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे अभी डैड को कॉल करना है, पर अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ तो मैं उन्हें क्या कहूँ? विक्रांत ने कहा, जो सच है वही कहो। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे बेबी को एक अच्छे डैड का प्यार नहीं दे पाऊँगा? सुहाना ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे यही डर है, इसलिए मैं सच नहीं बताऊंगी। इतना कहकर वो अपने डैड को कॉल करने के लिए एक कोने में चली गई। तभी विक्रांत का असिस्टेंट मेहुल वहां आया और एक दवाई देते हुए उससे बोला, सर, ये आखिरी दवाई का डोज है, मैंने इसमें अबॉर्शन की दवा पहले ही मिला दी है। तभी वहां सुहाना आ गई और टेबल पर रखी वो दवा लेने लगी। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपने होने वाले बच्चे को अपनी आंखों के सामने यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। उसने तुरंत वो दवा नीचे गिरा दी। जब सुहाना ने उसे पूछा तो उसने कहा, सॉरी, गलती से हाथ लग गया, मैं भी तुम्हारे लिए दूसरी दवाई भिजवाता हूँ। इतना कहकर वो स्टडी रूम में चला गया। उसके चेस्ट में बहुत तेज पेन होने लगा था। वो नहीं चाहता था कि सुहाना को इस बारे में कुछ भी पता लगे, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चला गया। पर इस वक्त उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके मुंह से खून आने लगा। मेहुल तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। वहीं जब से विक्रांत ने वह दवा नीचे गिराई थी, तब से सुहाना को भी उस पर डाउट होने लगा था कि कहीं वह दवा उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं थी। ये सोचकर वो घबरा गई। थोड़ी देर बाद वो जब नौकर से विक्रांत के बारे में पूछने लगी तो नौकर उसे बताने में आनाकानी करने लगा। ये देखकर उसे ये समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे मयूरी की विक्रांत के हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात याद आने लगी और वो मन ही मन घबराने लगी। वहीं हॉस्पिटल में विक्रांत की ऐसी कंडीशन देखकर डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें थोड़ी देर भी और लेट हो जाते तो हम इन्हें नहीं बचा पाते, और अगर ये बिल्कुल टाइम टू टाइम भी दवाई लेते हैं तब भी इनके पास मैक्सिमम 1 साल तक का ही वक्त है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। अब तक सुहाना भी हॉस्पिटल के बाहर पहुँच चुकी थी और इस हॉस्पिटल की सभी इन्फॉर्मेशन उसे मयूरी ने दी थी। मयूरी ने उसे यह भी कहा था, अगर विक्रांत को सच में कोई हेल्थ इश्यू हो और उसने अगर तुमसे इस बारे में कुछ छिपाया तो तुम सबसे पहले उसकी पिटाई लगाना। अगर उसे लगता है कि वो अपनी जान देकर तुम्हारी खुशी खरीद सकता है तो वो सच में ये बिहेव डिजर्व करता है। यही सब सोचते हुए वो उस वीआईपी वार्ड में गई, पर वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि मेहुल को पहले ही पता लग गया था कि सुहाना यहाँ आई है, इसलिए उसने विक्रांत को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तभी विक्रांत ने कहा, ज़रूर सुहाना को इस बारे में मयूरी ने ही बताया होगा, पर क्योंकि मैं उसे यहाँ हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिला, इसलिए आई थिंक वो अब यहाँ वापस नहीं आएगी। तभी मेहुल ने कहा, सर, मिस्टर हान को आपके यहाँ एडमिट होने की खबर मिल चुकी है और वो जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? पर तभी हान वहाँ आ गया। उसने मेहुल की बात सुन ली थी। उसने कहा, मुझे विक्रांत की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं उससे मिलने यहाँ आ गया। पर इस वक्त हान को विक्रांत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा था। उसने विक्रांत की तरफ प्यार से पर गुस्से से देखते हुए कहा, मेरे भाई, अगर तुझे मरना ही है तो सबसे पहले यही काम निपटा ले, क्योंकि मुझे हर रोज़ तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर मिलती है तो मुझे बहुत दुख होता है। अब क्या तुम ऐसी खबर सुनाकर मेरी जान भी ले लेना चाहते हो? विक्रांत ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, क्या तुम यहाँ वाइन लाए हो? अहान ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्या फिर से तुम वही लास्ट टाइम वाला रेड वाइन और गर्म पानी का कुछ प्लान कर रहे हो?
अहान उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था। उसने जब विक्रांत के हॉस्पिटलाइज्ड होने की बात सुनी तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर उसे यहाँ ठीक देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और एक चेयर पर बैठा और मजाक करते हुए उससे बोला, वैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर को तुम्हारे दिल की जगह तुम्हारे दिमाग का इलाज करना चाहिए। पर वो आगे कुछ कह पाता तभी उसका फ़ोन बजने लगा। विक्रांत ने कहा, क्या मयूरी का कॉल है? फ़ोन स्पीकर पर डाल दो। अहान के पास इस वक्त सच में मयूरी का ही कॉल आया था। उसने स्माइल करते हुए फ़ोन उठाया। वो उससे पूछना चाहता था कि क्या वो उसे मिस कर रही है, पर वो उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से मयूरी की आवाज़ आई, अहान, आप अचानक कहाँ चले गए? क्या आप विक्रांत से मिलने हॉस्पिटल गए हैं? अभी कुछ देर पहले मेरे पास सुहाना का फ़ोन आया था और वो मुझसे विक्रांत के वार्ड के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बता दिया। उसकी बात सुन अहान हैरान हो गया और इधर उधर देखने लगा, पर उसे सुहाना कहीं दिखाई नहीं दी। उसने मयूरी से कहा, मुझे लगता है कि वो यहाँ आई ज़रूर थी, पर वो विक्रांत से नहीं मिल पाई। वो अब शायद यहाँ से जा चुकी है। मयूरी ने हैरान होकर कहा, वो कोई नासमझ बच्ची नहीं है जो वो ऐसे ही वहाँ से चली जाएगी, और आप लोग भी उसे झूठ बोलकर ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। अगर उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो वापस लौट कर जरूर आएगी। समझाई छे कि रिपीट करूँ? इससे पहले वो अपनी बात खत्म कर पाते विक्रांत के वार्ड का गेट जोर से खुला और वहाँ सुहाना आ गई। वो इस वक्त बहुत गुस्से में दिख रही थी। उसे वहाँ देख अचानक सब लोग शांत हो गए। इस वक्त बस फ़ोन के दूसरी तरफ से मयूरी के बोलने की आवाज़ आ रही थी, आप लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर सच तो सामने आकर रहेगा। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विक्रांत क्या सोचता है, पर अगर वो सच में बीमार है तो उसे इस बारे में सुहाना को सब सच सच बता देना चाहिए। सुहाना विक्रांत के बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर उसे ही कुछ हो गया तो फिर सुहाना का क्या होगा? मुझे नहीं पता कि आप लड़के लोग क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और दूसरों से सब कुछ छिपा कर रख सकते हैं, पर मैं भी आपको बता दूं कि अगर एक बार किसी लड़की के मन में शक पैदा हो जाए तो वो एक सेकंड में आप लोगों का झूठ पकड़ सकती है। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर एक बार सुहाना को उसके बारे में पता लग गया ना, तो फिर देखना उसका क्या हाल होता है, और फिर मैं देखूंगी कि विक्रांत अपने फैलाए हुए रायते को कैसे समेटता है। मयूरी जब बहुत टेंशन में होती थी तो बस वो लगातार बोलते ही जाती थी, पर इन सब में ये बात बिल्कुल सही थी कि विक्रांत सुहाना को अब क्या एक्सप्लेनेशन देगा। माहौल बिगड़ते हुए देखकर अहान ने मयूरी का फ़ोन तुरंत कट कर दिया, पर मन ही मन वो मयूरी की बहुत तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा था। पर अब बेचारे विक्रांत का खेल खत्म हो चुका था। अहान धीरे से उठा और अपना गला साफ करते हुए बोला, आई थिंक आप दोनों को कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर उसने अपना कॉलर ठीक किया और फिर अपने भाई जैसे दोस्त को अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। इस वक्त विक्रांत हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और सुहाना उसे गुस्से से देख रही थी, और विक्रांत का असिस्टेंट मेहुल उन दोनों को देख रहा था। मेहुल को इस बात का डर था कि सुहाना कहीं नाराज़ और गुस्सा होकर विक्रांत की पिटाई ना कर दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसे वहाँ खड़ी बस देखते ही जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी मेहुल ने उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहा, मिस सुहाना, डॉक्टर ने विक्रांत सर को रेस्ट करने को कहा है। छोटी सी बात भी उनकी हालत बिगाड़ सकती है, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। सुहाना ने हिम्मत करते हुए कहा, आखिर ये हो क्या रहा है? मेहुल ने बताया, सर के दिल की बीमारी अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और ऑपरेशन के बाद भी उनके पास बहुत कम ही वक्त बचा है, और ऑपरेशन में जितनी ज़्यादा देर होगी उनके लिए रिस्क भी उतना ही बढ़ता जाएगा। मिस सुहाना, सर आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने हमेशा आपको खुद से दूर इसलिए किया क्योंकि वो आप पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। फिर उसने विक्रांत के बारे में सुहाना को लेकर जो भी फीलिंग्स और केयर थी वो सब बता दी। उसकी बात सुन सुहाना रोने लगी। उसे ऐसे देख विक्रांत बड़ी मुश्किल से उसके पास जाकर उसे चुप करवाने लगा, पर तभी विक्रांत को फिर से जोर से चेस्ट में पेन हुआ। मेहुल ने उसे संभालते हुए बेड पर लेटा दिया। सुहाना ने उसे ऐसी हालत में देख कहा, विक्रांत, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, पर प्लीज़ मुझे ऐसे मत डराओ। मेहुल ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आने के बाद विक्रांत को इंजेक्शन दिया और फिर वो वहाँ से चले गए। सुहाना ने उनके पास जाकर विक्रांत के बारे में सब कुछ पता लगाया। ये सुनकर वो टूट गई, पर हिम्मत करके विक्रांत के पास जाकर कहने लगी कि वो ठीक हो जाएगा, बस उसे अपने ट्रीटमेंट पर पूरा ध्यान देना है और वो अपने बच्चे का अबॉर्शन भी नहीं करवाएगी। विक्रांत भी उसकी बात मान गया था। वहीं मयूरी वापस सुजल के घर चली गई। अहान उसे राजा द मैंसन वापस बुलाना चाहता था, पर उसे लगता था कि अगर वो वहीं रहकर उसका वेट करेगी तो सुजल एक दिन ज़रूर उसके पास लौट आएगी। मयूरी जब सुजल के पुश्तैनी घर गई तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस जगह को पहले से ही जानती थी, पर फिर भी वो कुछ भी ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। कुछ धुंधली यादें उसके दिमाग में घूमती रहती थी। उसे सुजल की कही बात याद आने लगी थी।
तुम्हारे पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब तुम अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो। और मैंने तो तुम्हारे लिए दहेज भी इकट्ठा कर लिया है। हालांकि अब मयूरी बहुत सी बातें भूल चुकी थी, पर उसे ये तो याद था कि सुजल ने उसके लिए कुछ संभाल कर रखा था। पर अब वो चीज़ कहाँ है? वो सुजल के घर में वो चीज़ ढूंढने लगी, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसके घर में बस मेडिकल बुक्स के अलावा और कुछ नहीं मिला। हाँ, वहाँ एक ज्वेलरी बॉक्स जरूर रखा हुआ था। उसमें कुछ गोल्ड के नेकलेस और इयरिंग्स थे। किसी भी नॉर्मल लड़की के पास अगर ये होता तो वो नॉर्मल बात होती, पर सुजल जैसी लड़की के पास इसका होना थोड़ा स्ट्रेंज था, क्योंकि वो एक नर्स थी और कभी भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती थी। पर फिर वो उस बॉक्स को बंद करके बेड पर लेट गई। तभी उसकी नज़र बेड के साइड पर रखे क्लाइडोस्कोप पर गई। वो उसके अंदर बहुत ही ध्यान से देखने लगी। ये एक ऐसा खिलौना होता है जिसके अंदर देखने से अलग अलग फ़ोटोज़ एक अलग ही एंगल से दिखाई देती हैं। पर इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे किसी के आई चेकअप के लिए रखा हो, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ नंबर की ही फ़ोटोज़ दिख रही थी। ये देखकर उसने कहा, सुजल सच में बहुत बोरिंग है। मेडिकल रिलेटेड सामान के अलावा इसके पास कुछ और मिल ही नहीं सकता। फिर वो कुछ देर तक उस क्लाइडोस्कोप को देखती रही। कुछ देर बाद उसे सुजल के घर पर लगे उस अजीब से ताले का ध्यान आया। वो लॉक भी कुछ नंबर्स को मिलाकर खुलने वाला था। उस क्लाइडोस्कोप पर सोने की नक्काशी की हुई थी। यह एक बहुत अच्छी क्वालिटी का क्लाइडोस्कोप था, पर आजकल के इरा में इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है। तभी मयूरी ने सोचा, सुजल कोई बच्ची तो है नहीं जो उसे अभी भी ये पसंद हो, तो फिर उसने एक क्लाइडोस्कोप खिलौना अपने पास क्यों रखा हुआ है। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी जब बेड पर लेटी थी तो उसे बेड के साइड में एक क्लाइडोस्कोप दिखा। वो उसे देखने लगी। उस क्लाइडोस्कोप को देखकर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। क्या पता सुजल जिस चीज़ की बात कर रही हो वो यहाँ उसके घर में हो ही नहीं, पर हो सकता है कि एक क्लाइडोस्कोप ही मेरा गिफ्ट हो जो वो मुझे देने वाली थी। मयूरी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने एक पेन और पेपर उठाया और बार बार क्लाइडोस्कोप के अंदर दिख रहे नंबर को पेपर पर लिखने लगी। उस क्लाइडोस्कोप में 24 नंबर्स लिखे हुए थे, पर वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे। मयूरी को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा जैसे ही नंबर्स में कोई पासवर्ड लिखा हुआ है। उसे बार बार सुजल के पुश्तैनी घर के उस रूम का लॉक याद आ रहा था, पर उस पर इतने सारे नंबर्स नहीं थे। वो बार बार उन नंबर्स को समझने की कोशिश कर रही थी, पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। फिर वो खुद से ही परेशान होते हुए बोली, मैं इन नंबर्स को समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से अहान की आवाज़ आई, कहाँ हो तुम। अहान जब घर लौटा तो मयूरी उसके सामने नहीं थी। ये देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, और जब उसे ये पता लगा कि मयूरी सुजल के घर पर थी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मयूरी उसे कुछ भी कहती उससे पहले ही वो बोला, तुम वहाँ अपना सामान वापस लेने गई हो। मैं अभी फ्री हूँ, ऐसा करता हूँ मैं भी वहाँ आकर तुम्हारा सामान पैक करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ एक बार के लिए वैसे ही आ गई थी। आज रात मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मैं सुहाना से मिलने जा रही हूँ, और उसके बाद मुझे विक्रांत को हॉस्पिटल में मिलने भी जाना है। अगर आप सच में फ्री हैं तो क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हैं। और हाँ, मुझे यहाँ कुछ मिला है, इसलिए आप जल्दी आ जाइए। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने एक बैग में क्लाइडोस्कोप को रखा और घर के बाहर आ गई। कुछ ही देर में हान भी उसे पिक करने के लिए वहाँ आ गया था। वो कार से उतरा और मयूरी के पास जाकर बोला, मुझे सुहाना ने फ़ोन किया था। हमने उसे जिस आदमी के बारे में पता लगाने को कहा था उसके बारे में कुछ पता लगा है। जैसे ही मयूरी ने उसकी बात सुनी उसकी आंखों में चमक आ गई। इस चक्कर में वह उसे क्लाइडोस्कोप के बारे में बताना ही भूल गई और हान को खींचकर जल्दी से हॉस्पिटल चलने को कहने लगी। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां विक्रांत के साथ सुहाना भी थी। सुहाना अपने हाथों से विक्रांत को खाना खिला रही थी। उन्हें ऐसे देख मयूरी ने स्माइल करते हुए आहान से धीरे से कहा, विक्रांत अभी ठीक है, तब भी क्या उसे खाना खाने के लिए किसी और की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर आहान ने हंसते हुए कहा, शर्त लगा लो, अगर विक्रांत का बस चलता तो वो बेचारा खुद से ही खाना खा लेता, पर सुहाना के सामने उसकी चलती कहाँ है। तभी विक्रांत की नज़र आहान और मयूरी पर पड़ी, जो गेट पर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसने तुरंत कहा, सुहाना देखो, कोई हमसे मिलने आया है। उसकी बात सुनकर सुहाना ने मुड़कर आहान और मयूरी की तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोली, आप लोग आ गए, बस थोड़ी देर बैठिए, मैं विक्रांत को खाना खिलाकर अभी आप लोगों से बात करती हूँ। विक्रांत खुद खाना खा सकता था, इसलिए वो जैसे ही सुहाना को खुद से खाना खाने को कहने लगा, सुहाना ने तुरंत कहा, विक्रांत, डॉक्टर ने कहा है कि किसी को तुम्हारा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा नाटक मत करो, ओके, खाना खा लो। पर सुहाना,
सुहाना ने फिर कहा, विक्रांत, तुमने कहा था कि तुम डॉक्टर के कहने के हिसाब से ही सारे काम करोगे, इसलिए अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग सबको सुना दूंगी। एक बार फिर से सोच लो। उसकी ये बात सुन विक्रांत चुपचाप उसके हाथों से खाना खाने लगा। वो जानता था कि अगर आहान और मयूरी ने उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली तो वो ज़िंदगी भर उसका मजाक बनाएंगे। जब सुहाना विक्रांत को ठीक से डॉक्टर की ही नहीं सारी बातें मानने को कह रही थी और जब विक्रांत ने उसकी बात के लिए हाँ कर दिया था, तभी उसने उसकी कही बातों को रिकॉर्डिंग कर ली थी। उन्हें ऐसे देख मयूरी ने फिर से हंसते हुए आहान से कहा, जरा विक्रांत की शक्ल तो देखिए, अगर आज यहाँ सुहाना की जगह कोई और होता तो वो उसकी जान ही ले लेता। सुहाना विक्रांत को खाना खिलाने में बिजी थी तो मयूरी आहान का दिमाग खाने में। वो कह रही थी, विक्रांत ने जो कुछ भी किया, पहले मुझे भी वो सब ठीक नहीं लगा था, पर अब सब कुछ जानने के बाद मुझे उस पर दया आ रही है। वैसे भी कभी कभी मैं भी नहीं चाहती कि जिससे मैं प्यार करूं वो मुझे इस तरह मरता हुआ देखे। सच में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी बात सुनने के बाद आहान जैसे ही उसे कुछ बोलने लगा, मयूरी फिर से बोली, पर आहान डोंट वरी, अगर मैं विक्रांत की जगह होती तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि मैं तो आपके बिना जहन्नुम में भी अकेले नहीं जाने वाली। इतना कहते कहते उसने आगे बढ़कर आहान के गालों को किस कर दिया। फिर उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, पहले मैं सुहाना के लिए काफ़ी परेशान थी, पर इन दोनों को इस तरह देखकर मुझे दिल से लगता है कि भगवान ज़रूर कोई मैजिक करेंगे और विक्रांत को ठीक कर देंगे। उसकी बात सुनकर आहान भी विक्रांत और सुहाना की तरफ देखने लगा। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मयूरी, विक्रांत ने सुहाना के साथ इतना सब किया, लेकिन फिर भी वो उसे कितना प्यार से खाना खिला रही है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम राजदा मैंसन कब तक लौट कर आओगी? इससे पहले वो उसे कुछ कहती विक्रांत सुहाना को भी सूप पिलाने लगा। सुहाना ने सूप पीते हुए आहान और मयूरी की तरफ देखकर कहा, अभी कुछ देर पहले मेरे डैड का कॉल आया था। तुम लोगों ने जिस आदमी को ढूंढने के लिए कहा था उसका पता लग गया है। उसका नाम भीमा है। हालांकि वो अभी कहाँ है इस बात का पता नहीं लग पाया है, पर बस इतना ही पता लगा है कि वो किसी काम के सिलसिले में सूरत आया है। उसकी बात सुनकर आहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, वो आदमी सूरत में है? अगर भीमा किसी और शहर में होता तो आहान को शायद थोड़ी मुश्किल होती, पर सूरत तो उसका अपना शहर था जहाँ उसका राज चलता था। उसकी बात सुन सुहाना ने हाँ में अपना सिर हिलाया। हाँ, वो कुछ दिन पहले ही यहाँ आया है, वो अभी यहाँ से बाहर नहीं गया है, इसलिए मेरी फैमिली को उसकी आगे की कोई खबर नहीं मिली है। उसकी बात सुनते ही आहान ने फ़ोन करके अपने आदमियों को भीमा का पता लगाने के लिए कह दिया। आहान फ़ोन पर कुछ बात कर रहा था तो वहीं मयूरी कुछ सोचते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी। जब हम उत्तराखंड गए थे तो वो भीमा वहाँ पर था, और जब हम वापस सूरत आ गए हैं तो वो भी इस शहर में वापस आ गया। क्या वो हमारा पीछा कर रहा है? उसने तुरंत सुहाना की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हारे डैड पता लगा सकते हैं कि क्या भीमा इस शहर में आया है और वो किस काम से आया है? तभी सुहाना बोली, ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि उन लोगों के अपने ही नियम और कायदे होते हैं। वैसे मैंने उन्हें कोशिश करने को कहा है, बाकी देखते हैं, शायद कुछ पता लग जाए। जैसे ही सुहाना ने अपनी बात पूरी की, आहान ने अपना फ़ोन रखते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, भीमा इस शहर में है और मुझे ये खबर मिली है कि सुमन मर चुकी है। मयूरी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। विक्रांत और सुहाना को सुमन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पर मयूरी को पता था। सुमन वही लड़की थी जिसे नियति परी की नकली मोम बनाकर लाई थी। उसकी शक्ल काफ़ी हद तक मयूरी से मिलती थी, और मेकअप हो जाने के बाद तो वो बिल्कुल मयूरी जैसी ही दिखती थी। और जो लोग मयूरी को करीब से नहीं जानते थे वो सुमन को मयूरी समझने की भूल कर सकते थे। इसलिए मयूरी ने हैरान होकर आहान की तरफ देखते हुए कहा, पर अचानक सुमन मर कैसे गई और इसे भीमा का क्या लेना देना? आहान ने कहा, कार एक्सीडेंट। पता लगा है जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो उसे किसी गाड़ी ने उड़ा दिया। सीसीटीवी फुटेज से यही पता लगा है कि सुमन ट्रैफिक लाइट को इग्नोर करके रोड क्रॉस कर रही थी, इसलिए वो एक कार से टकरा गई। पर जब सुमन का एक्सीडेंट हुआ तब भीमा भी उसी रोड पर था और उसकी फ़ोटो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मयूरी अपने मन में सोचने लगी, जब मैं सुजल का पुश्तैनी घर देखने गई थी तो मेरा भी कार एक्सीडेंट होते होते बचा था, और अगर आहान ने मुझे सही टाइम पर नहीं बचाया होता तो मेरी भी जान जा सकती थी। वो इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड ज़रूर है, और अब वो चाहे जितनी कोशिश कर ले पर वो अब नहीं बचने वाली। तभी उसे आहान की आवाज़ सुनाई दी, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ मयूरी, और हमेशा रहूँगा। इतना कहकर आहान ने उसे गले लगा लिया। उसने कहा, तुम टेंशन मत लो, भीमा अब मेरे शहर में है और मेरे होते हुए वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। जब विक्रांत को इस बारे में पता लगा तो उसने कहा, मैं अभी अपने आदमियों को काम पर लगा देता हूँ। उन्हें जैसे ही उस भीमा की कोई खबर मिलेगी हमें तुरंत पता चल जाएगा। अगर आहान रायजादा और विक्रांत शाह दोनों मिलकर किसी काम के पीछे लग गए तो उस काम को करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था।
लगभग 1 घंटे बाद जब वो लोग डॉक्टर के साथ विक्रांत के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तब आहान का फ़ोन रिंग करने लगा। तभी दूसरी तरफ से वर्धन ने उसे कहा, सर हमने भीमा को पकड़ लिया है। वो यहाँ से फ्लाइट पकड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, पर हमने उसे पहले ही पकड़ लिया और इसे हम लेकर रायज़ादा मैंसन जा रहे हैं। ये खबर मिलते ही आहान और मयूरी वहाँ जाने लगे। तब सुहाना ने भी उनके साथ चलने के लिए कहा। तभी मयूरी ने सुहाना से कहा, सुहाना तुम हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहकर विक्रांत का ध्यान रखो, मैं और आहान वहाँ सब संभाल लेंगे। इतना कहकर मयूरी आहान के साथ वहाँ से चली गई। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो अपने मन में यही सोच रही थी, भीमा मेरे लिए इस शहर में आया है और शायद सुमन की मौत भी इसलिए हुई क्योंकि उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। पर अगर ऐसा है तो भीमा का ये सब करने के पीछे का इंटेंशन क्या है? वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है? मैं तो उसे जानती तक नहीं। मयूरी के मन में ऐसे बहुत से सवाल घूम रहे थे। वो बहुत परेशान हुई जा रही थी। तभी आहान ने उसे कहा, मयूरी रिलैक्स, आहान आप कुछ मत कहिए, क्योंकि जब आप ऐसे बोलते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा घबराहट हो जाती है। और उसने कसकर आहान की उंगलियों को पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तुम प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर मयूरी को रियलाइज़ हुआ कि उसने आहान की उंगलियों को इतनी कस के पकड़ा हुआ था जैसे उन्हें अभी तोड़ देगी। मयूरी ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया, पर अगले ही पल उसने फिर से कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और नाराज़ होते हुए बोली, आहान ये तो गलत बात है, क्या आप अब मेरे लिए इतना सा दर्द भी नहीं सहन कर सकते? आहान अब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। लास्ट टाइम जब मैंने आपकी उंगली काट ली थी तब भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा था, पर इस बार तो आप। उसकी बात सुन आहान उसे बस देखता रह गया और अपने मन में बोला, किसी ने सच ही कहा है, लड़कियों के साथ बहस करना सच में बेकार है। कुछ देर बाद जब आहान और मयूरी रायज़ादा मैंसन पहुंचे तो वर्धन भीमा को पहले ही वहां ला चुका था और उसे लिविंग रूम में ही रोक कर रखा गया था। परी अंदर नहीं जा रही थी और वहीं रहने की जिद कर रही थी, इसलिए रमेश ने उसे वहीं काउच पर सुला दिया था। भीमा परी से लगभग 3 मीटर की दूरी पर खड़ा था। वो बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रमेश उसे बार बार चुप करा देता था। शांत रहो, तुम्हारे सांस लेने की आवाज़ भी परी बेबी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर तुमने परी बेबी को जगा दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से वापस सही सलामत नहीं जाने दूंगा। फिर भीमा भी चुपचाप वहीं खड़े होकर परी को देखने लगा, पर जैसे ही आहान और मयूरी वापस आए, भीमा का सफ़ेद चेहरा पड़ गया था। परी को यहाँ देखकर मयूरी ने तुरंत उसे अपने गोद में ले लिया और बोली, परी यहाँ काउच पर क्यों सो रही है? रमेश ने तुरंत आगे आकर कहा, वो परी बेबी। आहान ने नाराज़ होते हुए कहा, ठीक से कहो, वो भी बिल्कुल सच सच, मुझे सिर्फ सच सुनना पसंद है। रमेश बोला, वो परी बेबी कह रही थी कि डैडी किसी काम के नहीं हैं, वो मेरी मम्मा तक को घर नहीं ला सके, इसलिए उसने कहा कि अब वो तब तक अपने रूम में नहीं सोएंगी जब तक मयूरी मैडम यहाँ नहीं आ जाती। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मयूरी ने कहा, मैं परी को उसके रूम में सुला कर आती हूँ। इतना कहकर वो परी को लेकर उसके रूम में सुलाने चली गई। जब वो वापस आई तो आहान काउच पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक रेड वाइन का गिलास था। वो बिल्कुल शांत था, पर भीमा की तरफ घूर कर देख रहा था। भीमा सिर झुकाए आहान के सामने खड़ा था और बस एक ही बात बार बार कह रहा था, रायज़ादा साहब, सब मेरी गलती है, मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहता था और रायज़ादा फैमिली को भी नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। पर आहान उसे कुछ नहीं कह रहा था। अब तक मयूरी भी उसके पास आ गई थी। यह वही आदमी था जो एयरपोर्ट पर खुद को उस शैतान बच्चे का बाप बोल रहा था, और यही आदमी सुजल का पीछा करते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहा था। तभी मयूरी ने उसे बैक टू बैक सवाल करते हुए कहा, सुजल कहाँ है? तुम उसे कहाँ लेकर चले गए? क्या सुमन की जान भी तुमने ही ली है? तुम मुझे भी मारना चाहते थे ना? एयरपोर्ट पर भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी ना? और कार से जाते वक्त भी तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर भीमा हैरानी से उसे देखने लगा, जैसे वो उसके सभी सवालों को गलत बताना चाहता हो। तभी उसकी नज़र आहान पर गई और वो घबरा गया और कुछ नहीं बोल पाया। पर तभी आहान ने अपना रेड वाइन का गिलास टेबल पर रख दिया और फ्रूट्स काटने वाला नाइफ उठा लिया। उसने नाइफ को गोल गोल घुमाते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द झूठ सुना तो तुम समझ लेना कि तुम यहाँ से बचकर जिंदा नहीं जा पाओगे। इतना कहकर आहान ने चाकू को जोर से फेंका और वो फलों की टोकरी में रखे संतरे में जा घुसा। संतरे का रस उछलकर भीमा के चेहरे पर फैल गया था। ये देख भीमा डर के मारे कांपने लगा और तुरंत बोला, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, पर प्लीज़ मुझे कुछ मत करिएगा। तभी आहान ने रमेश को स्टडी रूम से उसका लैपटॉप लाने को कहा। फिर उसने अपना लैपटॉप खोलकर उसमें भीमा को वीडियो दिखाते हुए कहा, इस वीडियो में जो आदमी है वो तुम ही हो ना? जैसे ही भीमा ने वीडियो में उस आदमी को देखा वो तुरंत पहचान गया, पर वो उसे कुछ नहीं बोला। ये आहान ने गुस्से से सामने रखी टेबल पर जोर से लात मारी, जिससे पूरी टेबल पलट गई
और उस पर लगा कांच दूर चूर चूर हो गया। भीमा ने कांपते हुए कहा, हाँ, इस वीडियो में ये मैं ही हूँ। मैं पहली बार इस शहर में आया था और मुझे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए रास्ता ढूंढने के लिए मैं इधर उधर घूम रहा था। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, आहान ने उसे कुछ फोटोज दिखाई। ये सभी सुजल की फोटोज थी, जिसमें भीमा भी वहाँ आसपास ही दिखाई दे रहा था। अगर ये एक बार होता तो इसे कोइंसिडेंस कहा जा सकता था, पर सुजल की हर फोटो में भीमा उसके आसपास ही दिखाई दे रहा था, इसलिए कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था। तो फिर वो वहाँ क्या कर रहा था? तभी आहान ने वो चाकू भीमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहते। उसकी बात सुनकर भीमा बहुत ज़्यादा डर गया। वो जानता था कि इस शहर में आहान रायज़ादा की क्या पावर है और उसको नाराज़ करने का क्या अंजाम हो सकता है। उसने डरते हुए कहा, हाँ, मैं उस औरत का पीछा कर रहा था। आहान ने तेज़ आवाज़ में कहा, कौन सी औरत? साफ साफ कहो। भीमा ने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, सिस्टर सुजल। ये सुनकर मयूरी उठकर खड़ी हो गई। उसका मतलब सुजल तुम्हारी वजह से ही लापता हुई है। भीमा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो सिर्फ उनका पीछा करने को कहा गया था, पर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गई। उसने आगे कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने सुजल का पीछा करने के लिए पैसे दिए थे। फिर मैं भी इतनी बड़ी रकम के लिए मना नहीं कर पाया, पर मैंने बस उनका पीछा ही किया था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, पर वहाँ कुछ तो अजीब बात थी। सुजल प्लेन में जाने वाली थी, पर जैसे ही वो गेट तक पहुंची, वो अचानक वहां से लौट गई और भागने लगी। अगर मैं वहां पहुंचने में ज़रा भी देर करता तो मैं भी उन्हें वहां नहीं देख पाता। मयूरी ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहा, तुम्हें सुजल का पीछा करने के लिए पैसे किसने दिए थे? क्या उस आदमी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि वो तुम्हें सुजल का पीछा करने को क्यों कह रहा है? भीमा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानता, पर हाँ, मैंने उस आदमी से जब पूछा कि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और सुजल मेरी आंखों से गायब हो सकती है, तो उसने मुझे बताया कि सुजल का पीछा करने वाला वहाँ मैं अकेला इंसान नहीं हूँ। इससे ये बात साफ थी कि मेरे अलावा कोई और भी उसका पीछा कर रहा था। मैं तो उसके पीछे सिर्फ एयरपोर्ट के बाहर तक गया था। उसके बाद वो कहाँ गायब हो गई मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे लगा कि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने उसी आदमी को कॉल किया जिसने मुझे सुजल को पीछा करने के लिए पैसे दिए थे, पर फिर इस नंबर पर कॉल नहीं लगा। मुझे लगता है सुजल किसी के चुंगल में फंस गई है, वरना वो आदमी भी इस तरह गायब नहीं होता। उसकी बातों से यही लग रहा था कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, पर यह सब सुनकर मयूरी मायूस हो गई थी। आहान ने भीमा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सब कुछ डिटेल में चाहिए, उस आदमी का नंबर और जो कुछ भी उसने कहा वो सब कुछ। भीमा ने परेशान होकर कहा, पर मैं तो आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ, अब वो नंबर नहीं लग रहा है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। आहान ने फिर कहा, तो फिर उत्तराखंड में जो हुआ उसका क्या? जिस इंसान ने मयूरी का एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी वो कौन था? और वो बच्चा जिसने मयूरी को एयरपोर्ट पर धक्का दिया था, क्या वो सब भी तुमने नहीं किया? भीमा ने कहा, मैं एयरपोर्ट वाली बात मानता हूँ, पर मैंने किसी को भी मैडम को गिराने के लिए नहीं कहा था। आहान ने कड़क आवाज़ में कहा, ठीक से जवाब दो। भीमा ने कहा, साहब, मैं तो बस एक छोटा सा गुंडा हूँ, जो मुझे पैसे देता है वही मेरा मालिक होता है, और मैं पैसों के लिए कोई भी काम कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैडम को कौन परेशान करना चाहता है, पर उन्होंने मुझे कहा था कि मयूरी मैडम का एक छोटा सा एक्सीडेंट करना है, मुझे इसके लिए पूरे 2 लाख रुपए मिलने वाले थे। मैं सच कह रहा हूँ, भले ही मैं ईमानदार नहीं हूँ, पर मैं किसी की जान नहीं लेता। और जिस सुमन की आप बात कर रहे हैं, मैं तो उसे जानता भी नहीं, मुझे लगा कि वो लड़की मयूरी मैडम है। उसने आगे कहा, यह सच है कि मैं आपका पीछा करते हुए इस शहर में आया था, पर मैं रायज़ादा मैंसन के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। मुझे जब वो लड़की सुमन सड़क पर मिली थी तो मैंने उसे मयूरी मैडम समझ लिया। मैं उसका एक्सीडेंट करने का मौका ढूंढ रहा था, पर मेरे कुछ भी करने से पहले ही उनका अपने आप एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान चली गई। बाद में मुझे पता लगा कि मैंने किसी और लड़की का पीछा कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, सुमन की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भीमा की बातें काफ़ी हद तक सच लग रही थी। सीसीटीवी फुटेज से भी यही पता लग रहा था कि सुमन की मौत गलत तरीके से सड़क क्रॉस करते वक्त हुई थी और उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। पर इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि सुजल ने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए वो वापस नहीं लौटी थी। इस वक्त आहान के मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि वो इंसान कौन था जिसने मयूरी को नुकसान पहुंचाने के लिए भीमा को 2 लाख रुपए दिए थे। क्या वो एक्सीडेंट मयूरी के लिए कोई वार्निंग थी, या सच में कोई उसकी जान लेना चाहता था? आहान किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज कर सकता था, पर अगर बात मयूरी की हो तो वो इस बात को हल्के में नहीं ले सकता था। उसने कहा, तुमने अभी कहा कि उस आदमी का नंबर नहीं लग रहा, तो फिर तुम्हें मिलने वाले पैसों का क्या? क्योंकि तुमने तो उसका काम भी पूरा किया, तो वो अब तुम्हें पैसे कैसे देगा? अच्छा ये बताओ, वो तुम्हें पैसे कैसे देने वाला है? भीमा ने कहा,
उसने मुझे कुछ पैसे कैश दिए थे और बचा हुआ पैसा उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया था। मुझे मेरा सारा पैसा मिल चुका है। इतना कहकर उसने पैसे जमा होने का बैंक के पास से आया हुआ मैसेज भी उसे दिखाया। अहान ने तुरंत उसके हाथ से लेकर फ़ोन चेक किया। इस वक्त रिया भी वहीं थी। अहान ने तुरंत रिया को इस बारे में पता लगाने को कहा। अगर इसे ये पता लग जाए कि भीमा के अकाउंट में पैसे किसने भेजे तो इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी ईजी हो जाएगा। सब कुछ बता देने के बाद भीमा रिया और कुछ गार्ड्स के साथ वहां से चला गया। अब तक वर्धन भी बाकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वहां से चला गया था। अहान और मयूरी काउच पर बैठे उसी के बारे में सोच रहे थे। तभी वो अचानक एक दूसरे को घूरने लगे। पहले मयूरी ने कहा, अहान मुझे आप पर यकीन है। मयूरी, डोंट वरी, मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है। इतना कहकर अहान ने मयूरी को अपनी बाहों में ले लिया। मयूरी अहान को गले लगाकर कुछ सोच रही थी। तभी उसने अचानक से कहा, मैं नहीं जानती उस आदमी ने भीमा को मुझे टारगेट करने के लिए पैसे क्यों दिए थे, पर मुझे बार बार यही लग रहा है कि इन सब का हमारे सुजल के पुश्तैनी घर जाने से कुछ ज़रूर तो कनेक्शन है। फिर उसे कुछ याद आया और वो अचानक खड़ी हो गई और वहाँ से जाने लगी। उसे ऐसे जाते देखकर अहान ने कहा, मयूरी, क्या तुम थोड़ी देर भी एक जगह नहीं रुक सकती? उन दोनों को एक दूसरे से अलग हुए काफ़ी समय हो गया था और अब तो ये बात परी भी समझने लगी थी। इसलिए अहान अब बस मयूरी के करीब रहना चाहता था। इतनी मुश्किल से तो वो आज उसकी बाहों में आई थी और अब वो फिर से कहीं जाने को तैयार थी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसके बालों में बहुत ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अहान, अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं बाहर से अपना सामान कैसे लाऊंगी? उसने आगे कहा, अगर आप ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे ना तो परी आप पर हंसेगी। उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, वो ऐसे तो मुझ पर नहीं हंसेगी, पर अगर तुम मुझे अकेले छोड़कर चली जाओगी तब वो मुझ पर ज़रूर हंसेगी। वो कल ही मुझसे कह रही थी कि मम्मा आपको बिल्कुल प्यार नहीं करती क्योंकि अब आप हैंडसम नहीं लगते। मयूरी, तुम्हारी वजह से अब तो मेरे हैंडसम होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी को समझ नहीं आया कि वो अहान को अब कैसे समझाए। लास्ट में उसने अहान को हाथ पकड़ा और बाहर कार से अपना सामान लेने चली गई। उसके हाथ में कलेडोस्कोप देखकर अहान नाराज़ होते हुए उसे बोला, तुम सिर्फ परी के बारे में ही सोचती हो, इसलिए तो तुम कहीं भी जाती हो तो परी के लिए खिलौने लाने नहीं भूलती, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मुझे लगा आपको खिलौनों की ज़रूरत नहीं है क्या? अगर आपको खिलौनों की ज़रूरत नहीं है तो मैं आपके लिए खिलौने क्यों लाऊं? पर हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक सुंदर सी रस्सी ज़रूर लाऊंगी ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ आपको भी अपने साथ बांध कर वहाँ ले जाऊँ। समझाई छे कि रिपीट करूँ? उसकी बात सुनकर अहान ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, लाओ 2 रस्सी, क्योंकि मैं भी तुम्हें खुद से बांध कर रखूँगा ताकि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर ना ले जा सके। और वैसे भी तुम बहुत भोली हो। मयूरी अपने मन ही मन बोली, पता नहीं, पर आपकी बातों से यही लग रहा है कि आप मुझे भोली नहीं बल्कि बेवकूफ़ कहना चाह रहे हो। पर जैसे ही मयूरी की नज़र अपने हाथ में पकड़े हुए उस कलेडोस्कोप पर गई, उसने अहान से तुरंत कहा, अहान, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। ये परी के लिए कोई खिलौना नहीं है। अहान ने हैरान होते हुए कहा, तो क्या मेरे लिए है? मयूरी ने उसे घूरते हुए कहा, अहान, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। ये कलेडोस्कोप मुझे सुजल के बेड के पास से मिला है। दिखने में ये भले ही खिलौना हो, पर मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। उसकी बात सुनकर अहान भी उस कलेडोस्कोप को ध्यान से देखने लगा। लिविंग रूम में आने के बाद मयूरी ने फिर कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे बार बार यही लग रहा है कि सुजल के पुश्तैनी घर में कुछ तो अजीब है। अगर ध्यान से सोचें तो जैसे ही हम वहाँ गए किसी ने मुझे डराने की कोशिश की। इसका मतलब ये तो श्योर है कि कोई उस घर पर नज़र रखे हुए है। अहान को भी शुरू से यही लग रहा था। वो अपने मन में सोचने लगा, सुजल के पुश्तैनी घर में ऐसा भी क्या है जो उस मास्टरमाइंड ने लोगों को उस घर पर नज़र रखने के लिए रखा हुआ है। और अगर उसे सिर्फ सुजल के परिवार वालों पर नज़र रखनी होती तो वो मयूरी को अपना निशाना क्यों बनाता? वो तो उसके परिवार का हिस्सा भी नहीं है। मयूरी को भी यही लग रहा था कि उस मास्टरमाइंड को ये गलतफहमी हुई होगी कि मयूरी सुजल की ही फैमिली मेम्बर है, इसलिए उसने उस पर अटैक किया होगा। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर सुजल के घर में ऐसा क्या है। मुझे याद है सुजल ने मुझे एक बार कहा था कि उसने मेरे लिए कुछ संभाल कर रखा है। मैंने आज वो चीज़ उसके फ्लैट में भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो हो सकता है कि सुजल ने मेरे लिए वो चीज़ अपने पुश्तैनी घर में रखी हो और शायद ये क्लाइडोस्कोप हमें उस तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। मयूरी ने जिस पेपर पर उस क्लाइडोस्कोप के नंबर लिखे थे वो उसे काउच पर फैलाकर अहान को दिखाने लगी। वो उन नंबर्स में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी अहान ने उस क्लाइडोस्कोप को उठाया और बहुत ध्यान से उसके अंदर देखने लगा। उस पर की हुई नक्काशी और बनावट बाजार में मिलने वाले दूसरे क्लाइडोस्कोप से काफ़ी अलग थी। अहान ने अचानक से कहा, यह क्लाइडोस्कोप स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया गया है।
उसकी बात सुन मयूरी ने कहा, मुझे इन 24 नंबर्स में से कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा, पर मुझे सुजल के पुश्तैनी घर के उस रूम पर लगा वो लॉक अच्छे से याद है। उसमें सिर्फ 6 नंबर्स थे, पर यहाँ तो 24 नंबर है, बिल्कुल इसका 4 गुना। क्या मैं कुछ गलत सोच रही हूँ? आहान ने उसके हाथ से वो पेपर लेते हुए कहा, एक बार मुझे ट्राई करने दो। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे उन नंबर्स में कोई कनेक्शन नहीं मिला। अब मयूरी भी थक कर काउच पर बैठ गई थी। वो बोली, आहान अब मैं क्या करूं? मुझे अब तो अपने आईक्यू पर भी डाउट होने लगा है। मुझे लगता है आपका पीछे करते करते और आपके करीब आने की कोशिश करते करते मैं बिल्कुल बुद्धू हो गई हूँ। अब आहान ये नहीं चाहता था कि मयूरी अपने आईक्यू लेवल के साथ साथ उसके आईक्यू लेवल पर भी डाउट करे, इसलिए उसने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा, मैं एक बार परी को देख कर आता हूँ, कहीं उसने ब्लैंकेट तो नहीं हटा दिया। बट यस, तुम ट्राई करती रहो और ज़रा जल्दी करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुमने आज पासवर्ड नहीं ढूंढा तो मैं भी आज रात को ठीक से सो नहीं पाऊंगा। पर वो परी के रूम में जाता उससे पहले ही परी अपने हाथों में अपनी पिगी टॉय लेकर अपने रूम से बाहर आती हुई दिखाई दी। उसने मयूरी के पास आकर कहा, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे ही मयूरी परी को अपनी गोद में लेने लगी तो उसने अपना पिगी टॉय काउच पर रखा और वहाँ पड़ा एक पेपर उठाकर अपनी पिगी टॉय के चारों तरफ लपेटते हुए बोली, लिटिल पिगी तुम ब्लैंकेट में ही रहना, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं बस अभी आती हूँ। उसे ऐसा करते देख आहान और मयूरी दोनों स्माइल कर रहे थे। तभी उन दोनों ने एक साथ कहा, मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया। फिर मयूरी ने परी को गोद में उठाने की जगह वो क्लाइडोस्कोप उठाया और जिस पेपर पर उसने नंबर्स लिखे थे उसे क्लाइडोस्कोप के आसपास लपेटने लगी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। पर तभी आहान ने कहा, इस तरह नहीं मयूरी, दूसरे साइड से करो। मयूरी ने एक बार फिर ट्राई किया। इस बार उस क्लाइडोस्कोप पर पेपर लपेटने से हर नंबर दूसरे नंबर पर आ गया था। इस तरह उस पेपर को 4 बार लपेटने पर उन्हें 6 अलग अलग नंबर मिल गए थे। ये देख मयूरी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हमने पासवर्ड ढूंढ लिया। इतना कहकर उसने एक्साइटमेंट में आहान को गले लगा लिया। फिर उसने उसके गालों पर किस भी कर लिया और आहान वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था, पर पासवर्ड की वजह से नहीं, बल्कि मयूरी ने उसे हग और किस किया इस वजह से। फिर आहान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहा, मेरी ड्रामेबाज। तभी मयूरी ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, हम कल ही वापस सुजल के पुश्तैनी घर जाना होगा। देखते हैं सुजल ने वहाँ मेरे लिए क्या छोड़ा है। मुझे लगता है सुजल ने ये क्लाइडोस्कोप इसलिए बेड के पास रखा होगा क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसके फ्लैट पर ज़रूर आऊँगी और इसलिए वो मेरे लिए हिंट छोड़ना चाहती थी। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि सुजल पहले से जानती थी कि उसके साथ कुछ होने वाला है? मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर मुझे बार बार यही फील हो रहा है कि सुजल के बहुत सारे छिपे हुए राज हैं। हो सकता है वो मुझे उनके बारे में बताना चाहती हो, पर कोई ऐसी बात हो जो उसे ऐसा करने से रोक रही हो। पर अभी के लिए अच्छी बात यह है कि हमने इस पासवर्ड को ढूंढ लिया है। इस पासवर्ड की हेल्प से अगर हम उस लॉक को खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या पता हमें वही अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। वहीं दूसरी तरफ छोटी सी परी अपना पेट पकड़कर कभी इधर तो कभी उधर लुढ़क रही थी। काफ़ी देर तक कंट्रोल करने के बाद परी धीरे से बोली, मम्मा अब मैं और वेट नहीं कर सकती। आहान उसकी बात सुनकर जल्दी से उसे उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा, पर तब तक परी ने उसके कपड़े गीले कर दिए थे। फिर उसने उसे मनाते हुए कहा, मैं आपको कब से ज़्यादा प्यार करती हूँ डैडी, माई डैडी इज़ द बेस्ट। कुछ देर बाद मास्टर बेडरूम में परी मयूरी के साथ बेड पर आराम से सो रही थी और मयूरी अभी भी उस क्लाइडोस्कोप को देख रही थी और आहान बाथरूम में शावर ले रहा था। वो बाहर आया और खुद को सूंघने लगा, फिर अपनी नाक पकड़कर वापस बाथरूम में नहाने चला गया। 4 से 5 बार लगातार यही करते रहने के बाद मयूरी ने उसे कहा, आहान ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है, अब आप और कितनी बार नहाएंगे? आखिर परी आपकी ही तो बेटी है। अगर उसने गलती से आपको गीला कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर आप अब नहीं आए तो मैं लाइट बंद करके सो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर आहान तुरंत बाहर आया और परी को देखने लगा। वो अब तक सो चुकी थी। फिर उसने प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, बिल्कुल मुझ जैसी खूबसूरत है। पर तभी उसे कुछ याद आया और उसने नाराज़ होते हुए कहा, मयूरी परी यहाँ क्यों सो रही है? उसकी बात सुन मयूरी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, आपकी प्यारी सी प्रिंसेस अपनी खूबसूरत मॉम के साथ सोना चाहती थी। उसकी ऑलरेडी एक बार नींद खराब हो चुकी है। क्या आप दोबारा उसे नींद से जगाना चाहते हैं आहान? आहान ने मुंह लटका लिया, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो प्यार से मयूरी और परी को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह आहान और मयूरी सुजल के पुश्तैनी घर के जाने के लिए तैयार हो गए थे, पर इससे पहले कि वो फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल पाते, आहान के पास रिया का कॉल आया।
सर, जिस अकाउंट से भीमा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे उसका पता लग गया है। वो अकाउंट नंबर एवरी ब्यूटी एंटरप्राइजेस का है। रिया की बात सुनकर हान हैरान रह गया। उसने कहा, क्या कहा? किसका नंबर है? रिया ने अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, एवर ब्यूटी एंटरप्राइजेस का। पहले मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने बैंक में क्रॉस चेक किया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। उसकी बात सुन आहान कुछ देर सोच में पड़ गया, क्योंकि माही ने खुद उन्हें सूजल के पुश्तैनी घर का एड्रेस बताया था। पर अब जिस बैंक अकाउंट से मयूरी को नुकसान पहुंचाने के लिए उस भीमा को पैसे दिए गए थे, वो भी माही की कंपनी का ही था। उनके उत्तराखंड जाने के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, उसमें से माही भी एक थी। आहान ने रिया से कहा, तुरंत माही का पता लगाओ। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन काट कर दिया। उसे इस तरह परेशान देखकर मयूरी बोली, क्या हुआ? हम उत्तराखंड जा रहे हैं या नहीं? और आप माही का पता लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तब आहान ने उसे रिया ने अभी जो कहा वो सब बताया, जिसे सुन मयूरी भी हैरान रह गई। अगर भीमा सच में माही के साथ काम कर रहा था तो उसका एक ही मतलब था, माही ने जानबूझकर उन्हें उत्तराखंड बुलाने के लिए ये सारा जाल फैलाया था। तभी मयूरी ने कुछ सोचते हुए कहा, पर माही ये सब क्यों करना चाहती है? वो बुरी इंसान तो नहीं लगती। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, मैं माही को तुमसे पहले से जानता हूँ। वो हमेशा से ही अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों के साथ खेलती है, पर मुझे भी नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा कर सकती है जिससे किसी को नुकसान हो। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हमें वहाँ जाने से पहले एक बार सब कुछ ठीक से जानना होगा। इस वक्त तक रात हो चुकी थी और आहान और मयूरी एक दूसरे शहर में आ गए थे। रिया ने कार एक बार के सामने आकर रोकी और कहा, सर, माही चंदेल आज इसी शहर में आई हैं। प्लेन से उतरने के बाद वो होटल नहीं गई, बल्कि सीधा इस बार में आ गई। उसे यहाँ आए काफ़ी घंटे हो चुके हैं और वो अभी भी अंदर ही है। रिया की बात सुनकर आहान मयूरी का हाथ पकड़कर सीधा बार के अंदर चला गया। अंदर काफ़ी तेज़ म्यूजिक चल रहा था और चारों तरफ कलरफुल लाइट्स शाइन कर रही थी। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें उन पर जाकर रुक गईं। मयूरी आज से पहले कभी भी किसी बार में नहीं गई थी, इसलिए वो काफ़ी हैरान होकर इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र बार काउंटर पर खड़े एक हैंडसम लड़के पर पड़ी, जो लोगों को ड्रिंक्स बनाकर दे रहा था। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आहान ने अपने हाथों से उसकी आंखों को ढक दिया। हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं मयूरी। मयूरी भी उसका मतलब समझ गई और बोली, हाँ, तो मैं भी किसी को ढूंढ ही रही हूँ। उसकी बात सुन आहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओह अच्छा, मुझे लगा कि तुम अपनी हैंडसम लड़कों की लिस्ट में एक और लड़के को ऐड करना चाहती हो। उसकी बात सुन मयूरी उसे जेलस फील कराने के लिए एक बार फिर उस लड़के की तरफ देखने लगी। ये देख आहान उसे खींचकर दूसरी तरफ ले गया। जल्द ही एक कोने में उन्हें माही अकेली बैठी ड्रिंक करती हुई दिखाई दी। उसने एक सुंदर गाउन पहना हुआ था। उस लाइट मेकअप में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसपास बैठे बहुत से लड़के लोग उसे घूर कर देख रहे थे, जैसे उसके नशे में होने का वेट कर रहे हों। आहान और मयूरी माही चंदेल की तरफ देख ही रहे थे। वो एक के बाद एक वाइन के गिलास पीती जा रही थी और साथ ही साथ किसी को कोसती भी जा रही थी। निकम्मा, बेहुदा, नालायक आदमी। तभी रिया आगे आई और चिल्लाते हुए बोली, मिस माही चंदेल। उसकी आवाज़ सुन माही ने बिना उसकी तरफ देखे ही वाइन पीते हुए कहा, यहाँ कोई किसी का क्लाइंट या बॉस नहीं है, बस यहाँ सुंदर लड़कियाँ और खूब सारी शराब है। क्या तुम भी पीना चाहोगी? पर जैसे ही उसने सिर उठाकर अपने आसपास खड़े आहान, मयूरी और रिया को देखा तो वो हैरान रह गई। उन्हें वहाँ देख उसने मयूरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अब तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो। फिर वो उसे अपनी तरफ खींचकर उसके सामने एक वाइन का गिलास रखते हुए बोली, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप एटलीस्ट मेरे साथ एक ड्रिंक तो ले लो। इतना कहकर उसने सबके सामने एक एक वाइन का गिलास रख दिया और नशे में कहा, पहले सब अपनी अपनी ड्रिंक ख़त्म करो, वरना मैं किसी से बात नहीं करूँगी। फिर उसने मयूरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और तुम्हारी स्मेल और खूबसूरती कमाल की है, इसलिए नो डाउट आहान तुम्हें इतना पसंद करता है। उसकी बात सुन मयूरी को आहान की बात याद आ गई कि माही को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, तुम यहाँ अकेले ड्रिंक क्यों कर रही हो? उसकी बात सुन माही उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसने तुरंत कहा, तो और क्या करूँ, मेरे निकम्मे भाई ने मुझे परेशान करके जो रखा है, अगर वो भी अच्छे से मेहनत करता तो मैं उसे कभी नहीं टोकती। मैंने इतनी मेहनत क्यों की बताओ? अगर मैंने कंपनी को जोड़ कर रखने की कोशिश नहीं की होती तो उस बेवकूफ़ ने पहले ही हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया होता। मैं उसकी रियल सिस्टर हूँ, पर फिर भी वो मेरे बारे में अफवाह फैलाता है। अगर उसने सिर्फ इतना कहा होता कि मैं चीटिंग करती हूँ तब कोई बात नहीं थी, पर उसने तो मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है कि मैं बिजनेस डील के लिए अपने क्लाइंट के साथ सोती हूँ। मयूरी तुम ही बताओ, क्या मैं ऐसे निकम्मे भाई के लिए सारी प्रॉपर्टी छोड़ दूँ?
उसने कुछ देर तक रुककर फिर कहा, आखिर एक बेटी होने में क्या बुराई है? मैं भी तो उसी फैमिली का हिस्सा हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे उस पर तरस नहीं आया होता तो आज उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती। माही बहुत गुस्से में थी और लगातार शराब पीती जा रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने मयूरी से कहा, पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम भी तो मेरी स्टोरी सुनकर बोर हो जाओगी ना। अरे हाँ, ये तो बताओ तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मयूरी बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। भले ही वो नशे में हो, पर उसके शब्द बिल्कुल सच्चे लग रहे थे। और हो सकता था बिजनेस इंडस्ट्री में उसकी गलत इमेज का रीज़न वो खुद नहीं बल्कि उसका भाई हो। मयूरी को माही की कंपनी के साथ डील करते वक्त पहले भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे माही का भाई उसकी पीठ में छुरा घोंपना चाहता था और अपने फ़ायदे के लिए अपनी ही फैमिली बिजनेस को दांव पर लगाना चाहता था। अब तो माही मयूरी को बुरी इंसान नहीं लग रही थी और उसे उस पर दया आ रही थी, इसलिए मयूरी उससे कुछ नहीं कह पा रही थी। पर तभी हान ने अपनी पैनी आवाज़ में कहा, जो आदमी सुजल का पीछा कर रहा था और मयूरी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसे हमने ढूंढ लिया है। उसका नाम भीमा है और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि तुमने ही उसे ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। उसे इतने कॉन्फिडेंस में अपनी बात कहते हुए देखकर मयूरी ने अपने मन में उसकी तारीफ करते हुए कहा, अहान रायजादा का सच में जवाब नहीं। अगर माही ने सच में कुछ गलत किया होता तो वो नशे की हालत में ज़रूर गुस्सा हो जाएगी। तभी माही ने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा, क्या मैंने पैसे दिए हैं? बकवास। अगर मुझे सच में किसी की जान लेनी होती तो मैं सुजल या मयूरी जैसे लोगों की नहीं बल्कि अपने उस नालायक भाई की जान लेती। फिर उसने गुस्से में कहा, कहाँ है वो भीमा? उसे कहो मेरे सामने आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, मैं उसकी ज़ुबान खींच लूँगी। फिर उसने हान की तरफ देख कर कहा, तुम्हें अभी अभी जो कहा क्या वो सच है? अहान ने कहा, जिस बैंक अकाउंट से भीमा को पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो एवर ब्यूटी इंटरप्राइजेज का अकाउंट है। और ये बात भी सिर्फ तुम्हें ही पता थी कि हम सुजल के पुश्तैनी घर गए थे। उसकी बात खत्म होने से पहले ही माही समझ चुकी थी कि मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। उसने कहा, एक मिनट, मैंने तुम लोगों को सुजल के पुश्तैनी घर के बारे में किसी गलत इंटेंशन से नहीं बताया था, इसलिए मैं तुम्हारे लगाए हुए इल्ज़ाम को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और रही बात बैंक अकाउंट की, तो मैं अपनी कंपनी के सभी बैंक अकाउंट्स के नंबर्स तुम्हें दे सकती हूँ। तुम खुद ढूंढ लेना कि तुम्हें पैसे किस अकाउंट से भेजे गए थे। माही कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं थी। वो इस शहर में शनाया ज्वेलर्स के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए आई थी। अगर उसने सच में मयूरी के साथ कुछ गलत किया होता तो उसे ये अच्छे से पता था कि हान रायजादा उसके साथ कोई डील नहीं करेगा और बिना डील फाइनल किए वो अपना फैमिली को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती थी। फिर माही उन्हें बाहर ले गई। तभी एक सुंदर सी लड़की छोटे कपड़े पहनकर अहान के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, हे हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करना चाहोगे? पर इससे पहले कि मयूरी कुछ कहती, माही आगे बढ़ी और उस लड़की की गर्दन पकड़कर बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अहान रायजादा से ऐसी बात करने की? तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि अहान के साथ ऑलरेडी 2 खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई हैं और इसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी ही आंखों के सामने उसे यहाँ से ले जाना चाहती हो? फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, मयूरी, तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ ये लड़की तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे दूर ले जाना चाहती है और तुम कुछ नहीं कह रही। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हंसते हुए कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि ये मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। माही ने हैरान होते हुए कहा, मयूरी, तुम्हारे पास खूबसूरती के साथ साथ तेज दिमाग भी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आहान को छोड़ सकती हूँ। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट निकली और अब तो तुम उसकी बेटी की माँ भी बन चुकी हो। पर अगर ऐसे ही बार में खड़ी खड़ी कोई भी लड़की अहान को टच करेगी या उसके करीब जाने की कोशिश करेगी तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मयूरी ने उसे धीरे से कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी इतनी ही तारीफ कर रही हो तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि ऐसी लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। अहान इस वक्त अपने हाथ जेब में डाले खड़ा था और जो कुछ भी हो रहा था उसे बहुत शांति से देख रहा था। और वो लड़की जो अहान को ड्रिंक करने को कह रही थी वो अभी भी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। वो तो अहान की मस्कुलर बॉडी और उसके हैंडसम लुक को देखकर कहीं खो सी गई थी। अहान उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर मयूरी का हाथ आया। फिर उसने प्यार से अहान को देखते हुए कहा, हबी, ये लड़की कौन है? अगर आप इसके साथ बिजी हैं तो मैं अकेले ही घर चली जाती हूँ। इतना कहकर वो अहान के पास आकर खड़ी हो गई। उसके मुंह से अपने लिए हबी सुनकर अहान का मन तो खुशी से नाचने का कर रहा था, पर मयूरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में अहान को उस लड़की के साथ भेजने को तैयार थी। वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से अहान की तरफ देख रहे थे। तभी अहान ने मयूरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? मयूरी ने कहा, मुझे लगा आप किसी और लड़की के साथ ड्रिंक करना चाहते हैं, इसलिए मैं घर जा रही थी और वहीं आपका वेट करने वाली थी। इतना कहते कहते उसने अहान के गालों पर किस कर दिया। अब तो अहान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था
वो बस मयूरी के पास जाना चाहता था। उसने मयूरी का हाथ पकड़कर कहा, तो फिर चलो साथ में घर चलते हैं। पर मयूरी ऐसे कैसे इस बात को इतना इजीली जाने दे सकती थी। उसने कहा, क्या? पर उस लड़की ने तो आपको ड्रिंक ऑफर किया है। वहीं जैसे ही उस छोटे कपड़े वाली लड़की ने सुना कि यहाँ जाने वाला है, तो उसने तुरंत कहा, हैंडसम, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इस बार में एंजॉय करने के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे भी अपनी खातिरदारी करने का एक चांस दो। इतना कहकर वो आहान के करीब जाने लगी। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी ड्रेस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम आज से पहले कभी बार में नहीं आई। उसकी बात सुनकर मयूरी अपनी ड्रेस देखने लगी। उसने वाइट टॉप और जीन्स पहनी हुई थी और उसने अपने बालों को पोनीटेल बनाई हुई थी। दिखने में वो एक कॉलेज स्टूडेंट लग रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि वो एक बच्ची की माँ है। वहीं उस लड़की के कपड़े बहुत छोटे और काफ़ी स्टाइलिश थे। उसकी बात सुनकर मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, क्या करूं, मेरे हस्बैंड को मैं ऐसे ही कपड़ों में पसंद हूं। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में आ गई और एक बार फिर आहान को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगी। पर हमेशा की तरह आहान की नज़र सिर्फ और सिर्फ मयूरी पर थी। उसके दिमाग में तो अभी भी मयूरी के कहे हुए शब्द ही घूम रहे थे, हबी। वो जानता था कि मयूरी को उस लड़की से जेलसी हो रही है, इसलिए वो सबके सामने उसे अपना हस्बैंड कहकर बुला रही है। वो ये भी जानता था कि अगर उसने मयूरी के नाटक में उसका साथ नहीं दिया तो उसे वापस रायज़दा मैंसन बुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर वही जब मयूरी ने आहान को अपनी अभी अभी चुप खड़े देखा तो उसने कहा, बाय हबी, मैं जा रही हूँ। मयूरी बस जाने का बोल ही रही थी, पर अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल रही थी। पर इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। आहान भी उसका इशारा समझ गया था। वो नहीं चाहता था कि मयूरी उससे शादी करने से पहले ही उसे डाइवोर्स दे दे। उसने तुरंत कहा, अकेले अकेले क्यों जाना, चलो हम दोनों साथ में घर चलते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी खुश हो गई और जानबूझकर उस छोटे कपड़े वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, वैसे ये लड़की काफ़ी सुंदर है और देखो ना कितनी सुंदर ड्रेस भी पहन कर आई है। अगर आपने उसके साथ ड्रिंक नहीं ली तो उसे कितना बुरा लगेगा ना। आहान ने कहा, कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई लड़की दिखाई ही नहीं दे रही। इतना कहकर वो उसके साथ जाने लगा। उन दोनों को एक साथ हाथ पकड़कर बाहर जाते हुए देखकर वो लड़की जल भुन कर कोयला हो गई। मयूरी का अंदाज ही सबसे हटकर था। आखिर उसने छेड़ने के बाद कोई ऐसे ही बचकर कैसे जा सकता था। वहीं पीछे पीछे माही भी आ रही थी। वो जोर जोर से हंस रही थी। बाहर आकर वो बोली, तुम दोनों सही में बहुत बड़े वाले ड्रामेबाज हो। मुझे तो लग रहा था कि मैं हंसते हंसते पेट दर्द के मारे मर ही जाऊंगी। मानना पड़ेगा मयूरी, तुमने उस लड़की को सच में बढ़िया जवाब दिया। मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों इतने बड़े ड्रामेबाज हो तो तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं कर लेते। ट्रस्ट मी, तुम वहाँ बढ़िया नाम कमाओगे। उसकी बात सुनकर आहान और मयूरी चलते चलते रुक गए और उसकी ओर पीछे मुड़कर देखने लगे। माही ने तुरंत हंसना बंद कर दिया और बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब इतने से मजाक के लिए तुम दोनों मेरी जान मत लेना। तभी मयूरी ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, अच्छा माही, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी की अकाउंट डिटेल्स कहाँ है। तब तक सुजल को गायब हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। मयूरी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। पासवर्ड मिलने के बाद उन्होंने सोचा था कि शायद उन्हें सुजल के बारे में कुछ पता लग जाएगा, पर घूम फिर कर वो लोग फिर से वहीं आ गए थे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। माही ने तुरंत कहा, मेरी कंपनी के हेडक्वार्टर में। उसकी बात सुनकर आहान और मयूरी एक दूसरे को देखने लगे। पिछली बार मयूरी के साथ उत्तराखंड में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आहान मयूरी को वापस वहाँ ले जाने का रिस्क नहीं उठाना चाहता था। शायद माही भी उसकी इस प्रॉब्लम को समझ गई थी। उसने तुरंत कहा, डोंट वरी, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो अकाउंट नंबर बता दो जिसमें भीमा के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। मैं अपने अकाउंट से कहकर इस बारे में यहीं से पता लगा लूँगी। ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर था। आहान और मयूरी के साथ माही चंदेल भी राजदा मैंसन आ गई। जैसे ही उसने वहाँ भीमा को देखा उसने गुस्से में कहा, इसी आदमी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है ना। अगर इसने जो कहा वो सच नहीं निकला तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। भीमा बहुत ज़्यादा डर गया। रिया भी वहीं थी। भीमा ने कहा, मेरी सच में कोई गलती नहीं है। माही ने भीमा के फ़ोन से अकाउंट नंबर लिया और अपने हेडक्वार्टर फ़ोन लगाकर उसके बारे में पता लगाने को कहा। कुछ ही देर बाद उसे उसके अकाउंटेंट का फ़ोन आया और वो बोला, जिस दिन भीमा को पैसे मिले थे उसी दिन कंपनी से भी इसी रकम की पेमेंट हुई थी। ये पेमेंट हमारी कंपनी से ही की गई है, लेकिन किसी भीमा के अकाउंट में नहीं, बल्कि ये रकम तो त्रिपाठी फैमिली की एक कंपनी में ट्रांसफ़र की गई है। त्रिपाठी फैमिली और चंदेल फैमिली में काफ़ी मेल जोल था, पर कुछ टाइम से उनमें कुछ अनबन चल रही थी। दोनों ही फैमिलीज़ का एक ही तरह का बिजनेस था। हालांकि अभी भी उनके बीच कुछ पुरानी डील चल रही थी और अकाउंटेंट जिस अमाउंट की बात कर रहा था वो भी उसी डील का पेमेंट था।
उसकी बात सुन माही ने अपने अकाउंटेंट से कहा, तुम्हारा मतलब उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए त्रिपाठी फैमिली ने कहा था? इस वक्त माही चंदेल को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उनकी बात सुन मयूरी ने कहा, अब इन सब में त्रिपाठी फैमिली कहाँ से आ गई? माही ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों का कभी त्रिपाठी फैमिली से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना? मयूरी माही को बहुत कम समय से जानती थी। उसे अब तक यही लगता था कि माही काफ़ी बोल्ड और हिम्मत वाली लड़की है, पर त्रिपाठी फैमिली का नाम सुनते ही उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन हो। इस वक्त माही के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। माही मयूरी के पास जाकर बोली, मयूरी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, पर ध्यान से सोचो, क्या तुम कभी भी त्रिपाठी फैमिली के किसी भी आदमी से मिली हो? क्या तुम्हारा कभी भी उनके साथ कोई झगड़ा हुआ है? मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। अगर मैंने अनजाने में कुछ किया भी होगा तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर सकती हूँ। माही ने घबराते हुए कहा, जितना तुम समझ रही हो त्रिपाठी फैमिली से डील करना उतना ईजी नहीं है। इस वक्त माही के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कहा, त्रिपाठी फैमिली अपने नाम की तरह ही बहुत पुरानी फैमिली है। उनकी फैमिली का ताल्लुक तो शाही खानदान से है। बहुत सालों पहले वो लोग हुकूमत पाने के लिए किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को छिपा लिया था और तब से ही वो इसी तरह सैकड़ों सालों से ऐसे ही रह रहे हैं। उस फैमिली में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको गॉड गिफ्ट या कहें कि काम कराने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं। उसकी बातों से लग रहा था कि त्रिपाठी फैमिली के ऐसे बहुत सारे राज हैं जो बाहरी दुनिया को नहीं पता। वो लोग ज़्यादातर दूसरे लोगों से मिलते जुलते भी नहीं थे। बाहर के लोगों को बस इतना पता था कि त्रिपाठी फैमिली का एक बड़ा फैमिली बिजनेस है, पर माही उनके बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। माही ने आगे बताया, त्रिपाठी फैमिली कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है, तुम उनकी पावर्स का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। कहते कहते वो भीमा की तरफ देखते हुए चुप हो गई। रिया उसकी बात समझ गई और तुरंत भीमा को वहाँ से बाहर ले गई। फिर माही ने धीमी आवाज़ में कहा, एक बार जब मैं अपने डैड के ऑफिस के बाहर से जा रही थी तभी मैंने सुना मेरे डैड मेरी मॉम को बता रहे थे कि हमारी फैमिली और हमारा बिजनेस दोनों त्रिपाठी फैमिली के लिए ही काम करते हैं, और अगर त्रिपाठी फैमिली के हेड ने एक बार ऑर्डर दे दिया तो हमारी फैमिली को उन्हें सब वापस करना होगा। माही ये बात तो हमेशा से ही जानती थी कि उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में त्रिपाठी फैमिली ने ही हेल्प की थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी फैमिली भी त्रिपाठी फैमिली का ही हिस्सा थी और उनका काम त्रिपाठी फैमिली को हर प्रॉब्लम से बचाना था। माही ने कहा, मैं नहीं जानती कि हम जैसी और कितनी फैमिलीज त्रिपाठी फैमिली की सेवा में लगी हुई हैं, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर किसी ने भी उनके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुम्हारा मैटर भी सच में त्रिपाठी फैमिली से जुड़ा हुआ है तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। अपनी बात खत्म करके माही वहाँ से चुपचाप चली गई, पर मयूरी उसकी बात ठीक से समझ ही नहीं पा रही थी। वो थक कर चेयर पर बैठ गई और बोली, उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक दुनिया से छिपी हुई हैं। जिस तरह से माही उनके बारे में बात कर रही थी वो सब सोचकर तो अब मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है, पर अब यहाँ मेन पॉइंट ये है कि आखिर त्रिपाठी फैमिली मुझे मारना क्यों चाहती है। उसने आगे कहा, सीरियसली माही की बात सुनकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार तो मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि त्रिपाठी फैमिली के लोग हमारी तरह ही दिखते हैं या कुछ अलग। आखिर माही किन पावर्स की बात कर रही थी? क्या मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी भी वैसा ही कोई गॉड गिफ्ट है? उसकी बात सुनकर भी अहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि मयूरी के अंदर भी फोटोग्राफिक मेमोरी के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें थीं जो उसे दूसरे लोगों से अलग बनाती थीं। उसे देखकर तो ऐसे लगता था जैसे वो खुद कहीं की रानी हो। अहान मयूरी के करीब जाकर उसके सिर को प्यार से थपथपाते हुए बोला, क्या तुम सच में त्रिपाठी फैमिली से मिलना चाहती हो? मयूरी ने धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने त्रिपाठी फैमिली के साथ क्या गलत किया है, पर अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अगर हम सच जानना चाहते हैं तो हमें उनसे मिलना ही होगा। अहान, क्या आप त्रिपाठी फैमिली के बारे में नहीं जानना चाहते? उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, नहीं, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने मयूरी को अपनी बाहों में उठाया और अपने रूम में ले गया। अगले दिन अहान और मयूरी दोनों ही ऑफिस नहीं गए थे। त्रिपाठी फैमिली के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिया और वर्धन को मिली उन्होंने वो सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अहान को भिजवा दी थी। अहान और मयूरी के ऑफिस ना जाने की वजह से वहाँ का सारा काम वर्धन और बाबू भाई ही संभाल रहे थे और जो भी इम्पोर्टेंट बात होती वो सब अहान तक पहुँचा रहे थे। वहीं अहान और मयूरी वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी देर तक वो सब देखने के बाद मयूरी की आंखें थक गईं। वो अहान से बोली, ये तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ने के लिए तो 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगेगा। हम लोग त्रिपाठी फैमिली से मिलने कब जाएंगे?
क्या हम ये सब देखे बिना ही उनसे मिलने नहीं जा सकते? उसकी बात सुन अहान ने उसकी तरफ देखना में अपना सिर हिला दिया। लड़ने से पहले अपने दुश्मन के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इतना कहकर वो फिर से उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगा। कुछ सेकंड्स बाद उसने फिर कहा, वैसे इसको पढ़ने के लिए एक और वजह भी है। मयूरी ने हैरानी से कहा, कौन सी वजह? मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, पर अगर बात तुम्हारी हो तो मैं तुम्हारे कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। उसकी बात सुन मयूरी मन ही मन बहुत खुश हो गई। वो उसके हैंडसम चेहरे को देखती जा रही थी और जैसे ही उसकी नज़र अहान से मिली तो उसने शर्माते हुए कहा, आप बीना हान, आपकी ऐसी बातों से मुझे शर्म आती है। उसकी बात सुन अहान ने हैरान होकर कहा, क्या शर्म आती है? ऐसी लड़की जो इतने सारे हैंडसम लड़कों की लिस्ट बनाकर रखती है, उसे मेरी इतनी सी बात से शर्म कैसे आ सकती है? वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वहाँ रिया आई और बोली, बॉस, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि नेक्स्ट वीक होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपाठी फैमिली भी आने वाली है। उसकी बात सुन मयूरी ने तुरंत कहा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस? अहान ने उसके सवाल के जवाब में एक और सवाल रखते हुए कहा, क्या तुम्हें त्रिपाठी फैमिली से मिलने की जल्दी नहीं थी? मयूरी ने हैरान होकर कहा, आपका मतलब है कि हम त्रिपाठी फैमिली से अभी मिल सकते हैं? मुझे तो लग रहा था कि मैं जब तक ये सारी फाइल्स पढ़ लूँगी तब तक आप मुझे त्रिपाठी फैमिली से मिलने के लिए जाने ही नहीं देंगे, पर आपने तो उनके बारे में पता लगा भी लिया और मुझे बताया भी नहीं। उसकी बात सुन अहान स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, पर अगले ही सेकंड उसने अपनी कड़क आवाज़ में फिर कहा, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक वीक का टाइम है। त्रिपाठी फैमिली से रिलेटेड ये सभी फाइल्स तुम्हें इसी एक वीक में पढ़नी है। मयूरी ने अपने सामने रखी उन फाइल्स के ढेर को देखते हुए कहा, एक वीक? इतनी सारी फाइल्स के लिए तो मुझे एक साल भी कम लग रहा है। यहाँ रखी फाइल्स तो त्रिपाठी फैमिली की हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट था। उसकी पूरी हिस्ट्री समझने के लिए तो ऐसी सैकड़ों फाइल्स भी कम पड़ती। पूरी दुनिया के लिए त्रिपाठी फैमिली बिजनेस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम था, पर उनका फैमिली में बहुत से ऐसे अजूबे थे जिनको समझना बहुत मुश्किल था। इन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग त्रिपाठी फैमिली का हर एक मेंबर अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था, और अगर इसी बात को क्लियरली कहा जाए तो दूसरे इंसानों के कंपैरिजन में त्रिपाठी फैमिली के लोग जीनियस थे। उनके लोग दिखने में भी बहुत सुंदर थे। मयूरी ने फाइल से त्रिपाठी फैमिली की एक बहुत पुरानी फ़ोटो निकाली। भले ही वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हो, पर वो दिखने में सभी बहुत खूबसूरत थे। उस फोटो को देखकर मयूरी ने धीरे से कहा, जिसने भी ये फ़ोटो ली होगी शायद उसे भी मेरी तरह हैंडसम लड़के पसंद होंगे। उसके ऐसे कहते ही अहान ने उसके हाथ से वो फ़ोटो छीन ली और दूसरी तरफ फेंक दी। फिर उसने नाराज़गी भरी आंखों से मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें फाइल्स में इंफॉर्मेशन पढ़ने को कहा है, पर तुम तो फिर से स्मार्ट और हैंडसम लड़कों की फ़ोटो को घूरने लगी। क्या वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं? मयूरी ने स्माइल करते हुए धीरे से कहा, थोड़े से। अहान ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? उसे गुस्से में देख वो तुरंत बोली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कितने हैंडसम हैं? मुझे तो आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसलिए मेरे लिए इस पूरी दुनिया में आपसे ज़्यादा हैंडसम और हॉट लड़का और कोई नहीं है। और आपकी मस्कुलर बॉडी और एब्स भी तो कितने अट्रैक्टिव हैं। उसकी ये बात सुन अहान का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। फिर उसने रिया से कहा, क्या माही चंदेल अभी तक नहीं आई? रिया ने कहा, वो अभी रास्ते में ही है। मयूरी ने कहा, माही चंदेल, आपने उसे दोबारा क्यों बुलाया है? उसे इस बात की हैरानी हो रही थी कि अहान ने इतने कम टाइम में इतना कुछ कैसे अरेंज कर दिया था, वो भी इसलिए क्योंकि मयूरी को जल्द से जल्द त्रिपाठी फैमिली से मिलना था। उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, क्योंकि माही चंदेल ने अभी हमें त्रिपाठी फैमिली के बारे में सब कुछ नहीं बताया है। उसकी बात सुन मयूरी उसे कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ माही आ गई। वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उसने अपना सिर दबाते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो फिर तुम मेरी नींद क्यों ख़राब की? फिर वो अपने सामने रखी चेयर पर पैर फैलाकर बैठ गई और अहान की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा बताओ भी, तुम लोगों ने मुझे यहाँ इतनी सुबह क्यों बुलाया है? उसकी बात सुन अहान तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, 4 साल पहले त्रिपाठी फैमिली में क्या हुआ था और एक ही रात में उन्होंने अपनी फैमिली का हेड क्यों चेंज कर दिया? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतनी बड़ी बात को आखिर छिपा कर कैसे रखा गया? आखिर वहाँ तब ऐसा क्या हुआ था? अहान ने ये इसलिए पूछा था क्योंकि उस दिन के बाद त्रिपाठी फैमिली का पुराना हेड कभी भी इस दुनिया के सामने नहीं आया था, और अब वो जो त्रिपाठी फैमिली का न्यू हेड बना था उसके काम करने का तरीका और नज़रिया दोनों ही त्रिपाठी फैमिली के सदियों से चलते आ रहे तरीके से बिल्कुल अलग थे। इसलिए अहान इतना तो आइडिया लगा ही सकता था कि ज़रूर तब कुछ तो बड़ा हुआ होगा। यहाँ तक कि चंदेल फैमिली ने भी त्रिपाठी फैमिली से अपने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए थे। इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ माही ही दे सकती थी। यही सब सोचकर अहान ने माही से आगे कहा, त्रिपाठी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को आगे बढ़ाने में हेल्प की,
लेकिन तुम लोगों ने उन्हें धोखा क्यों दिया? माही तुरंत बोली, धोखा? हमने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, हम तो बस। इतना कहते कहते वो बीच में ही चुप हो गई। फिर वो बात चेंज करते हुए बोली, मैं तुम लोगों को सिर्फ यही बता सकती हूँ कि 4 साल पहले त्रिपाठी फैमिली में कुछ हुआ था, पर मुझे उसके बारे में डिटेल में सब कुछ नहीं पता। हमारी फैमिली तो त्रिपाठी फैमिली की बस देखभाल करती थी, हम उनकी फैमिली मैटर्स में इंटरफियर नहीं कर सकते थे। उसकी बात सुन अहान ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्या 4 साल पहले त्रिपाठी फैमिली में कोई आग लगी थी? उसकी बात सुन मयूरी उसे हैरान होकर देखने लगी, क्योंकि मयूरी भी अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उसे सिर्फ वो आग ही याद थी। वो लोग जानते थे कि मेहता फैमिली में लगी उस आग से मयूरी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसे पहले ही वहाँ से ले जाया जा चुका था। पर अब तक उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मयूरी को मेहता फैमिली के पास ध्यान रखने के लिए क्यों छोड़ा गया था। पर माही चंदेल के अकॉर्डिंग बहुत सी फैमिली थी जो त्रिपाठी फैमिली की देखभाल करती थी। अगर सच में मयूरी का त्रिपाठी फैमिली से कोई भी लेना देना था, तो हो सकता है मेहता फैमिली भी उन्हीं फैमिलीज में से एक हो और इसीलिए वो मयूरी का ध्यान रख रहे हों। अहान और मयूरी के दिमाग में अब तक हुई पहले की सभी बातें धीरे धीरे याद आने लगी। अहान की बात सुनकर माही ने हैरानी से कहा, आग? पर तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो? तुम जो भी पूछ रहे हो, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इन सब के लिए तो मुझे अपने डैड से बात करनी होगी, पर पता नहीं वो मुझे इस बारे में कुछ जवाब देंगे भी या नहीं, क्योंकि उनका गुस्सा वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज है। तभी उसने कुछ याद करते हुए कहा, ओह यस, याद आया। मुझे ये तो नहीं मालूम कि 4 साल पहले त्रिपाठी फैमिली में कोई आग लगी थी या नहीं, पर एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनका बंगला 4 साल पहले सील कर दिया गया था। मैंने सुना था कि उसे रिपेयरिंग के लिए सील किया गया था। पर अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि मे बी वो लोग वहाँ आग लगने वाली बात को छुपाने के लिए वहाँ रिपेयरिंग वाला बहाना बना रहे हों। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का उस घर में लगी आग से क्या लेना देना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मयूरी ने ही त्रिपाठी फैमिली में आग लगाई थी? इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। क्या लगता है